हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी सोशलॉजी समाजशास्त्र की सीरीज चल रही थी, इसमें हम पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट 3 में आज पढ़ेंगे हम सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म। तो इसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। अर्थ या फिर परिभाषा। जब किसी विशेष धर्म समूह के व्यक्ति अपने धर्म को की श्रेष्ठ तथा दूसरे धर्म को निकृष्ट मानने लगे। जब किसी धर्म विशेष का व्यक्ति क्या करता है, अपने धर्म को तो श्रेष्ठ मानने लगता है और दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानने लगता है तथा अन्य धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तब क्या सांप्रदायिकता का जन्म होता है। हमारे सांप्रदायिकता का जन्म होता है। जब एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को तो श्रेष्ठ और दूसरे धर्म को निकृष्ट मानने लगे और अन्य धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तब क्या होता है, सांप्रदायिकता का जन्म होता है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए जो शत्रु भाव है, एक समुदाय या धर्म के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु भाव को सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है? सांप्रदायिकता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। सांप्रदायिकता क्या है? अविश्वास, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता क्या करती है? अविश्वास, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। सांप्रदायिकता क्या? पूरे समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करती है और उन्हें संरक्षण देने की भावना को महत्व देती है। तो आपको पता होने से सांप्रदायिकता क्या करती है? सांप्रदायिकता पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध केवल क्या करती है? व्यक्तिगत धर्म के हितों को, केवल किसको? व्यक्तिगत जो धर्म है उसके हितों को प्रोत्साहित करती है, साथ ही साथ उन्हें संरक्षण देने की भावना को जन्म देती है। बात करें धर्म की, तो धर्म में राजनीति की संलिप्तता। राजनीति की संलिप्तता सांप्रदायिकता का एक सबसे बड़ा कारण होता है। सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण क्या है? धर्म में राजनीति की संलिप्तता, कि धर्म में राजनीति का शामिल होना हमारे सांप्रदायिकता कहलाता है। अब बात करें सांप्रदायिकता की विशेषताएं या लक्षण। सांप्रदायिकता की विशेषताएं और लक्षण क्या है? अन्य धर्मों को संदेह, घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखना। अन्य धर्मों को संदेह, घृणा और अविश्वास की दृष्टि से देखना हमारे सांप्रदायिकता का पहला लक्षण है। दूसरा, स्वयं के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। स्वयं के धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति। तीसरा, हमारे धार्मिक कट्टरता। चौथा, धर्म के समाप्त होने का भय। धर्म के समाप्त होने का भय। पांचवा, स्वयं के धर्म का प्रचार प्रसार और अन्य धर्म को खत्म करने का प्रयास। खुद के या स्वयं के धर्म का तो प्रचार प्रसार करना और अन्य के धर्म को खत्म करने का प्रयास करना। छठा आता है हमारे धार्मिक असहिष्णुता। क्या आता है? हमारे धार्मिक असहिष्णुता। तो सांप्रदायिकता की विशेषता या फिर लक्षण होते हैं। सांप्रदायिकता के लक्षण और विशेषताएं होती है। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता के चरण। सांप्रदायिकता के 3 चरण होते हैं। सांप्रदायिकता के 3 चरण होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक दूसरे के धर्म को प्रतिकूल, विरोधी समझना और सांप्रदायिकता का विकास। तो हम नीचे से ऊपर देखेंगे। सबसे पहले क्या? सभी का एक ही धर्म था और सभी एक दूसरे को समान रूप से मानते थे। फिर धीरे धीरे बहुधर्मी समाज हुआ। सभी के हित अलग अलग होने लगे, सभी के हित आपस में टकराने लगे। फिर एक दूसरे के धर्म को एक दूसरे के प्रति प्रतिकूल माना गया, विरोधी समझा जाने लगा और इससे सांप्रदायिकता का विकास शुरू हो जाता है। तो इस तरफ ऐसे जाएंगे सांप्रदायिकता का विकास होगा और ऐसे जाएंगे तो सांप्रदायिकता को विनाश होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सांप्रदायिकता के चरण को दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या था? हमारे सभी का एक ही धर्म था और सभी को एक दूसरे के समान माना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं दूसरे नंबर पे, तो बहुधर्मी समाज बनता है। सभी के हित अलग अलग होने लगते हैं, एक दूसरे के हित टकराने लगते हैं। फिर क्या होता है? एक दूसरे के जो धर्म है इसको प्रतिकूल या विरोधी समझना शुरू किया जाता है, मतलब सांप्रदायिकता का विकास हो जाता है। अब बात करें भारत में सांप्रदायिकता का विकास। कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास की बात करें तो प्राचीन काल में समाज विभिन्न धर्मों और वर्गों में विभक्त था। प्राचीन काल में समाज विभिन्न धर्मों और वर्गों में विभक्त था, किंतु सांप्रदायिकता वहाँ पे नहीं थी। प्राचीन काल में समाज विभिन्न धर्मों और वर्गों में विभक्त था, लेकिन वहाँ पे सांप्रदायिकता नहीं थी। अशोक की जो धर्म नीति है धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। मध्यकाल में भी धार्मिक सहिष्णुता थी। धार्मिक सहिष्णुता थी, मतलब अकबर का जो दीन इलाही जो धर्म था वह धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाता है। लेकिन कहीं कहीं पर सांप्रदायिकता का प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे हमारे औरंगजेब की धार्मिक नीति थी,
वह सांप्रदायिकता को दिखाती थी। मतलब उन्होंने जो जजिया कर था उसको लागू कर दिया था। मतलब गैर मुस्लिम जो लोग थे उन पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था वो जजिया कर है, तो जजिया कर को लागू कर दिया था। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका विकसित रूप देखने को आता है। इसके उदाहरण देखें तो हमारे बांटो और राज करो की नीति में 1905 में हमारे हिंदू मुस्लिमों में जो बांटो और राज करो की नीति वाली नीति, जिसमें 1905 में बंगाल विभाजन होता है। 1906 में हमारे ढाका जो बांग्लादेश है वहाँ पे हमारे मुस्लिम लीग का गठन कर दिया जाता है। फिर 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, मतलब जो हमारे मुस्लिम होते हैं तो मुस्लिमों को अलग से निर्वाचन देने के प्रयास किया गया, तो पृथक निर्वाचन देने का प्रयास किया मार्लियामेंटो सुधार में। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत मतलब कम्युनल अवार्ड दिया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में क्या किया गया, जो हमारे दलित थे दलितों को पृथक निर्वाचन देने का प्रयास किया गया। 1940 में हमारे जो मुस्लिम लीग के द्वारा अलग राष्ट्र की मांग की गई पाकिस्तान की। 1947 में आज़ादी के समय जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई थी वो भी इसी श्रेणी के अंदर गिनती आती है। अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता के कारण। क्या देखेंगे, सांप्रदायिकता के कारण की बात करें, पहला कारण आता है हमारा ऐतिहासिक कारण। सांप्रदायिकता के कारणों में आता है सबसे पहले आता है ऐतिहासिक कारण। तो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है और तुष्टिकरण की नीति है, तो ये सबसे पहला कारण आता है जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। इसमें उदाहरण देखें तो 1909 का मार्लियामेंटो सुधार, 1905 का बंगाल विभाजन, फिर कट्टरवादी जो धार्मिक आंदोलन है जैसे वहाबी आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन था, ऐसे करके बहुत सारे आंदोलन थे जिसने क्या किया, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम थे इनके मध्य क्या सांप्रदायिकता को बढ़ाया। फिर देश का विभाजन भी इसी आधार पे हुआ था। फिर देखें राजनीतिक कारण। क्या राजनीतिक कारणों की बात करें हम तो राजनीतिक कारणों में क्या आता है, राजनीतिक लाभ हेतु जो सांप्रदायिक हिंसा है उसको भड़काया जाता है। क्या राजनीतिक लाभ हेतु सांप्रदायिक हिंसा है उसको भड़काना। आर्थिक कारणों की बात करें तो गरीबी बेरोजगारी के कारण असुरक्षा की भावना, तो गरीबी बेरोजगारी के कारण असुरक्षा की भावना। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना, क्या अल्पसंख्यकों में क्या असुरक्षा की भावना। बहुसंख्यक वर्ग के बीच अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। क्या बहुसंख्यक वर्ग है तो बहुसंख्यक वर्ग के बीच में अल्पसंख्यक समुदाय के असुरक्षित महसूस करता है। सामाजिक कारणों की बात करें, क्या सामाजिक कारणों की बात करें तो जबरन धर्मांतरण धार्मिक प्रचार प्रसार, क्या जबरन धर्मांतरण धार्मिक प्रचार प्रसार इसके अंदर आता है। सामाजिक कारणों में जबरन धर्मांतरण और धार्मिक प्रचार प्रसार इसके अंदर आता है। फिर अशिक्षा की बात करें तो तार्किकता की कमी, दूरदर्शी सोच का अभाव, ये कारणों में देख रहे हैं जिसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। अशिक्षा में देखें तार्किकता कमी, लोग सोच ही नहीं पा रहे कि अपने धर्म को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है, दूसरे धर्म को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें क्या अंधे होते जा रहे हैं, कट्टरता आती जा रही है। फिर साथ ही साथ दूरदृष्टि सोच का है ना अभाव है। फिर मीडिया की भाव बात करें तो जब भी आप टीवी चैनल खोलेंगे, चाहे आज तक हो चाहे किसी भी चैनल हो, तो सब जगह हिंदू मुस्लिम मतलब एक दूसरे को टकराने एक दूसरे को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। फिर बात करें धार्मिक डिबेट करवाना। धार्मिक डिबेट कराना ज़बरदस्ती इसीलिए कराया जाती है ताकि द्वेषपूर्ण माहौल बने, जो देश के अंदर क्या जो हमारे शत्रुतापूर्ण माहौल बने। फिर अफवाह फैलाना, क्या अफवाह फैलाने की बात करें तो न्यूज़ चैनलों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है ताकि जो हमारे समाज का सौहार्द बिगड़ सके। अब हम बात करेंगे हमारे सांप्रदायिक जो घटनाएं हैं उनके कुछ उदाहरणों की। देश के अंदर घटने वाली कुछ सांप्रदायिक घटनाओं की बात करें, जैसे हमारे मणिपुर घटना है, मणिपुर हिंसा हुई थी जिसमें आपको पता हो कि महिलाओं को नग्न अवस्था में रोडों पर दौड़ाया गया था, तो वो सांप्रदायिक हिंसा के अंदर गिना जाएगा। फिर हमारे सिख विरोधी दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी उनके बाद 1984 में गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, तो वो भी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं। जो साबरमती जो ट्रेन थी उसको भी जला दिया गया था, तो ऐसे करके बहुत सारे दंगे हुए थे। फिर असम की हिंसा 2012 के अंदर जो आसू है, तो असम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन है, तो उसके द्वारा की गई थी असम हिंसा। बाबरी मस्जिद विवाद था 1992 के अंदर, जिसके कारण क्या है जो राजस्थान के अंदर आपातकाल की घोषणा की कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ के द्वारा क्या है, जो कई बार आपने सुना हो जो बच्चा चोर की घटना या फिर जो चोरों की घटना, तो कई बार प्रकार क्या है मॉब लिंचिंग के जरिए लोगों को मारने का प्रयास किया जाता है धार्मिक के आधार पर। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपने देखी होगी। अब देखेंगे हम सांप्रदायिकता का प्रभाव और परिणाम। कि सांप्रदायिकता के प्रभाव और परिणामों की बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। सांप्रदायिकता के प्रभाव और परिणाम की बात करें तो ये राष्ट्र की एकता और अखंडता में बाधक है। फिर राजनीतिक अस्थिरता की बात करें तो इससे क्या राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है, जनधन और सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान होता है। ये जनधन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है। संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्या होता है, संवैधानिक मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है।
इससे क्या मूल अधिकारों का हनन होता है। सांप्रदायिकता से क्या होता है, जो जनता को मूल अधिकार मिलते हैं तो उन मूल अधिकारों का हनन होता है। फिर अराजकता में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है, अराजकता में वृद्धि होती है। क्या होता है, अराजकता में वृद्धि होती है। देश के अंदर जो नियम कानूनों को नहीं मानना ही एक तरह की अराजकता होती है, और इससे क्या होता है, अराजकता में वृद्धि होती है। फिर कट्टरवादी जो संगठन है इसका निर्माण होता है। कि कट्टरवादी संगठन होते हैं, इनका निर्माण होता है। जैसे नक्सलवादी आतंकवादी संगठन है, इनका गठन होता है। नक्सलवादी और आतंकवादी संगठन, इनका गठन होता है। सांप्रदायिक हिंसाएं, अविश्वास, असुरक्षा, घृणा, इस तरह की चीज़ें विकसित होने लगती हैं। कि सांप्रदायिक हिंसाएं, अविश्वास, असुरक्षा, घृणा, ये चीज़ें विकसित होती है। और सांस्कृतिक नुकसान तो होता ही है। क्या संस्कृति का नुकसान तो है ही। फिर बात करें हमारे सांप्रदायिकता रोकने के उपाय। क्या सांप्रदायिकता रोकने के उपायों की बात करें तो विद्यालय स्तर पर शांति, अहिंसा, मानववाद और तार्किकता को बढ़ावा देना। क्या इसको रोकने के क्या तरीके हैं, जो हमारे विद्यालय स्तर है, विद्यालय स्तर पर शांति, अहिंसा, मानववाद और तार्किकता, इसको बढ़ावा देना। फिर सरकार, नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से क्या क्या, सरकार, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता फैलाना। क्या, सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता फैलाना पहला तरीका। तीसरा उपाय हमारे सांप्रदायिक हिंसा, इसके रोकथाम, नियंत्रण, पुनर्वास विधेयक 2005। सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम, नियंत्रण, पुनर्वास विधेयक 2005 की मजबूती के कारण साथ लागू करना। इसको क्या है, ये कानून है, इसको क्या मजबूती के साथ लागू करना जरूरी है। धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले तत्व है, उन पर प्रतिबंध लगाना। क्या सांप्रदायिक तत्व कौन कौन से हमारे, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले तत्वों पर प्रतिबंध लगाना। तो भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले भाषण, क्या भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले भाषणों और बयानों पर रोक लगाना। क्या भड़काऊ और हिंसा फैलाने वाले जो भाषण है और बयान है उन पर रोक लगाना। मीडिया के सांप्रदायिक प्रसारण पर भी रोक लगानी चाहिए। मीडिया में जो हिंदू मुस्लिम किया जाता है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फिर आता है गरीबी बेरोजगारी का उन्मूलन। कि गरीबी बेरोजगारी को उन्मूलन, कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देना। कि गरीबी बेरोजगारी को उन्मूलन, कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देना। धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रसार होना चाहिए। देश के अंदर क्या ऐसी भावना का बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसका प्रसार होना चाहिए, जिससे क्या है धार्मिक सहिष्णुता फैले। धार्मिक जो हमारे सद्भाव संबंधी सम्मेलन है इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बार बार ऐसे सम्मेलन होने चाहिए जिससे धार्मिक सद्भाव बढ़े। फिल्मों, समाचार पत्रों के माध्यम से, फिल्मों, समाचार पत्रों के माध्यम से सांप्रदायिक जो सद्भाव उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए, क्या सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए विशेष पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या विशेष पुलिस प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने सांप्रदायिकता के बारे में देखा। अब देखेंगे हम मादक पदार्थ व्यसन, मतलब ड्रग एडिक्शन के बारे में देखेंगे। मतलब जो मादक पदार्थ व्यसन, इनके क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए मादक पदार्थ व्यसन होता क्या है। तो वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। वे रासायनिक तत्व जो क्या करते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, मादक पदार्थ कहलाते हैं। क्या मादक पदार्थ की परिभाषा के रूप में देखें तो वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं, मैंने मादक पदार्थ कहलाते हैं। मादक पदार्थों का व्यसन मतलब लत शारीरिक और मानसिक निर्भरता को इंगित करता है। क्या मादक पदार्थों का लत का व्यसन या लत क्या कहलाती है, हमारी शारीरिक और मानसिक निर्भरता को इंगित करती है। मादक पदार्थों के नियमित सेवन से क्या होता है, व्यक्ति इसका आदी हो जाता है। क्या होता है, मादक पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। मादक पदार्थों के सेवन की तीव्र इच्छा, क्या मादक पदार्थों के सेवन की तीव्र इच्छा, मात्रा को बढ़ाने की प्रवृत्ति, मानसिक और शारीरिक निर्भरता। क्या मादक पदार्थों के सेवन की तीव्र इच्छा, मात्रा बढ़ाने की प्रवृत्ति, मानसिक और शारीरिक निर्भरता आदि क्या मादक पदार्थों के व्यसन के प्रमुख लक्षण हैं। क्या मादक पदार्थों के व्यसन के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं हमारे ये मादक पदार्थों की। अब बात करें मादक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। मादक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिले और एक हमारे फैक्ट्रियों में कृत्रिम रूप से बनते हैं। तो प्राकृतिक रूप से हमारे तंबाकू है, भांग, अफीम, डोडापोस्त, गांजा, तो ये तो हमारी प्रकृति में प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। कृत्रिम रूप से देखें तो कोकीन, हेरोइन, चरस, स्मैक, ये सब क्या है हमारे लेबोरेटरी प्रयोगशालाओं में बनाई गई चीज़ें हैं। तो हमारे ये मादक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब बात करें मादक पदार्थों के प्रकार और प्रभाव की। मादक पदार्थों के प्रकार और प्रभाव की बात करें तो पहले आते हैं उत्तेजक प्रकार के। तो इससे क्या होता है, थकान या आलस दूर हो जाता है।
तंत्रिका तंत्र क्रियाशील हो जाता है, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो कोकीन, कैफीन, एम्फेटामिन, तो ये हमारे किस में गिनती आते हैं? उत्तेजक पदार्थों में। किस में गिनती आते हैं? उत्तेजक में आते हैं। थकान, आलस दूर होता है इससे, तंत्रिका तंत्र क्रियाशील होता है, शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो कोकीन, कैफीन, एम्फेटामिन। तो निश्चेतक स्वापक की बात करें तो ये क्या करते हैं? शून्य करते हैं, चिंता समाप्त करते हैं, प्रसन्न चित्त करते हैं, भूख नहीं लगना, उदासी दूर करना, ये सारे कार्य किसमें होते हैं? निश्चेतक स्वापक में। उदाहरण के रूप में देखें तो मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, चरस, गांजा, तो ये सब क्या करते हैं? निश्चेतक स्वापक करते हैं, मतलब नींद दिलाते हैं, मदहोशी लेके आते हैं। फिर अवसादक, क्या अवसादक की बात करें तो सोने की इच्छा, शांतिदायक, पीड़ानाशक, तंत्रिका तंत्र धीमा होता है इससे। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र धीमा होना, पीड़ानाशक, शांतिदायक, सोने की इच्छा इनसे बढ़ती है। जैसे देखिए हमारे बार्बिचुरेट्स, नेम्बुटॉल, हमारे सिकोवॉल और ट्रैंक्विलाइजर, ये चीज़ें क्या करती है? हमारे अवसादक के रूप में काम आती है। ये चीज़ें क्या हमारे अवसादक के रूप में काम आती है। फिर भ्रमोत्पादक की बात करें तो वास्तविकता से दूर, दिन में सपने देखना, विकृत अनुभूतियाँ करना, तो हमारा LSD इसके अंदर आता है। तो हमारे ये 4 प्रकार के देखे मादक पदार्थ हमने कौन कौन से? उत्तेजक, निश्चेतक, अवसादक और भ्रमोत्पादक। अन्य के रूप में देखें तो पहले आता हमारा शराब की बात करें तो शराब क्या? अवसादक और सुख का एहसास देती है। शराब क्या करती है? अवसादक और सुख का एहसास देती है। एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है शराब के अंदर, 4 से लेके 42% इसके अंदर एथिल एल्कोहल होता है। स्प्रिट भी इसके अंदर काम में ली जाती है। तो लीवर, रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे प्रभावित होती है। लीवर फैटी हो जाता है और लीवर खराब हो जाता है, इससे लीवर सड़ने लगता है। फिर निकोटीन की बात करें तो हमारे तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इनके अंदर क्या होता है कि हमारे निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे क्या होता है? कैंसर होता है। इससे हृदय भी प्रभावित होता है। निकोटीन से क्या होता है? हृदय भी प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे मादक पदार्थों के सेवन के क्या कारण है, ऐसे क्या कारण है कि व्यक्ति इनका प्रयोग करता है। पहली बात देखें तो आनुवंशिक रूप से मादक पदार्थों के प्रति संवेदनशील। क्या कई बार क्या होते हैं कि आनुवंशिक रूप से क्या पीढ़ियाँ क्या जो मादक पदार्थ लेती रहती है, तो उनके आगे की पीढ़ियाँ भी उनको लेना शुरू कर देती है। फिर मनोरोग स्थितियाँ जैसे हमारी चिंता, अवसाद, सामाजिक तनाव, इनकी वजह से वो होता है ना, टेंशन हो गई, मैंने शराब पी ली, ये हो गया शराब पी ली, तो ये क्या होता है? चिंता, अवसाद, सामाजिक तनाव क्या करते हैं? इनको बढ़ाते हैं। फिर बचपन के कुछ प्रतिकूल अनुभव होते हैं, जैसे यौन शोषण। यदि किसी व्यक्ति के साथ, पुरुष या महिला के साथ यौन शोषण होता है तो वह ऐसे अनुभवों से निकल नहीं पाता है। क्या ऐसे अनुभवों से निकल नहीं पाता? इस वजह से उसको जो मादक पदार्थों की आदत हो जाती है। फिर स्वयं को अकुशल, असक्षम और कमज़ोर समझना। जब व्यक्ति खुद को क्या अकुशल, असक्षम और कमज़ोर समझने लगता है तो वह इनसे पार पाने के लिए मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू करता है। फिर आसानी से उपलब्ध है, मादक पदार्थ वैसे भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। पश्चिमी संस्कृति और फैशन, फिर हम जैसे मूवीज़ देखते हैं और पश्चिमी संस्कृति को देखते हैं तो वहाँ ये चीज़ें आम होती हैं। फिर सिनेमा और मीडिया का प्रभाव, क्या सिनेमा और मीडिया का प्रभाव की बात करें तो सिनेमा और मीडिया का प्रभाव भी इस चीज़ को बढ़ाता है। थकान मिटाने, क्षणिक सुख और यौन उत्तेजना में वृद्धि के लिए, थकान मिटाने, क्षणिक सुख और यौन उत्तेजना में वृद्धि के लिए हमारे मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त, मतलब मादक पदार्थों को स्वीकार, सेवन करने से किसी के सामाजिक सम्मान में कहीं कमी नहीं आती है, तो सामाजिक और धार्मिक स्वीकृति प्राप्त होती है। आलस्य को दूर करना, दुख निवारण, निद्रा लाने, उदासी खत्म करने के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। जो मादक पदार्थ है इसको जरूरी माना गया है। फिर बात करें मादक पदार्थों के सेवन की क्या प्रभाव है। जब मादक पदार्थों के सेवन के प्रभाव की बात करें तो इससे स्मरण शक्ति, चिंतन और विवेकशीलता का ह्रास होता है, मतलब इसको नुकसान होता है। क्या स्मरण शक्ति, चिंतन और विवेकशीलता का ह्रास मतलब नुकसान होता है। निर्णय लेने में अक्षमता आती है, क्या निर्णय लेने में अक्षमता मतलब व्यक्ति आसानी से डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन पावर में कमी आती है। इससे क्या शारीरिक और मानसिक संतुलन में कमी आती है, क्या इससे शारीरिक और मानसिक संतुलन में कमी आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, हृदय और लीवर प्रभावित होता है। इससे क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, हृदय और लीवर प्रभावित होता है। जनन क्षमता प्रभावित होती है, इससे क्या व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है, तो वो ये जनन क्षमता प्रभावित होती है। हार्मोन के अनियंत्रित होने से क्या भावना अनियंत्रित होती है, क्या हार्मोनों के अनियंत्रित होने से क्या भावनाएं अनियंत्रित होती है। सामाजिक और घरेलू हिंसा और अपराध में वृद्धि होती है, अतः सामाजिक घरेलू हिंसा और अपराध में वृद्धि होती है। आत्महत्या दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है, इससे क्या आत्महत्या और दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। विभिन्न रोग जैसे कैंसर, बीपी, हेपेटाइटिस बी, HIV, लीवर सिरोसिस, इस तरह की बीमारियां हो सकती है।
जो इनका सेवन करते हैं उनको ये प्रौण होते हैं, मतलब ये इनके प्रति प्रौण होते हैं, मतलब इनको आसानी से बीमारियां हो सकती है। आर्थिक नुकसान होने से कि गरीबी और कुपोषण की समस्याएं सामने आती है। क्या आर्थिक रूप से नुकसान क्यों? क्योंकि फ्री में तो आते नहीं है, सस्ते भी नहीं आते, बहुत महंगा आता है। यदि इनका सेवन करते हैं, इनको खरीदते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसों का आता है, तो फिर आर्थिक नुकसान तो होगा। इससे व्यक्ति गरीब से और गरीब होता है। साथ ही साथ कुपोषण की समस्या भी आती है। पारिवारिक कलह और तलाक की समस्या भी आ जाती है। शिक्षा और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे क्या? शिक्षा और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अवैध गतिविधियां करना शुरू करता है, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, तस्करी। व्यक्ति क्या इन चीज़ों के अंदर शामिल हो जाता है। फिर सामाजिक सम्मान में कमी आती है। इससे क्या होता है? सामाजिक सम्मान में कमी आती है। बलात्कार, अपहरण और दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि होती है। क्या क्या होता है? बलात्कार, अपहरण और दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि होती है। अब हम देखेंगे नशीली दवाओं के या फिर मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के क्या उपाय हैं। तो इनके उपाय देखें, रोकने के उपाय। तो कानून प्रवर्तन एजेंसी को पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान करना चाहिए। कि कानून प्रवर्तन जो एजेंसी है इनको पर्याप्त संसाधन, प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरण प्रदान किया जाना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम है, ये पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम है, इसको मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। तो एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, तो उस अधिनियम को मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, क्या मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सख्त निगरानी और खुफिया तंत्र है उसको विकसित किया जाना चाहिए। नशीली दवाओं के जो व्यसनी लोग हैं उनके लिए किफ़ायती उपचार और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किफ़ायती उपचार और पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नशीली दवाओं के खतरे और मदद के बारे में, क्या नशीली दवाओं के खतरे और मदद के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता पैदा करना। क्या नशीली दवाओं के खतरों और मदद के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। सीमा नियंत्रण में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण रखना चाहिए। कि जो आपूर्ति श्रृंखला उस पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। फिर अवैध कृषि में लगे जो किसान हैं उनके लिए वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो हमारे अवैध कृषि में लगे हुए हैं किसान, उनको वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए। तकनीक का प्रयोग भी करना चाहिए, जैसे बिग डेटा, एआई, ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क, इनकी पहचान करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो मादक पदार्थों के सेवन को रोकना चाहता है, कम करना चाहता है, तो उसके पास ऐसे तरीके होने चाहिए ताकि वो छोड़ सके। तो इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों की आवश्यकता मस्ट हो जाती है। सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। क्या? सोशल मीडिया, समाचार पत्रों और फिल्मों के माध्यम से जागरूकता फैलाना। बात करें भारत की, तो भारत में ड्रग कंट्रोलिंग से जुड़ी हुई कौन कौन सी चुनौतियां हैं। क्या भारत में ड्रग कंट्रोलिंग से जुड़ी हुई कौन कौन सी चुनौतियां हैं कि भारत इनको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसके क्या कारण है? पहला कारण आता है भारत में ड्रग कंट्रोलिंग से जुड़ी चुनौतियों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव। भारत में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। नए साइको एक्टिव जो पदार्थ है उनका उपयोग बढ़ रहा है। ड्रग नियंत्रण कानून के अंतर्गत जो नहीं आते हैं। धीरे धीरे क्या लोग बदल रहे हैं। अब बदल के जो ये चीज़ें काम में लेते हैं, इनको चीज़ों को काम में लेना बदल दिया गया है। बदल देने का मतलब है इनकी जगह कुछ और कुछ और की जगह कुछ और काम में लिया जाता है। कानूनी रूप से उपलब्ध है। हमारे शराब और तंबाकू तो कानूनी रूप से भी उपलब्ध है। जागरूकता और शिक्षा की कमी है। फिर डिमांड भी हाई है। कम करने के बजाय इनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। सामाजिक स्वीकार्यता, जैसे गाँव में अफीम लेना, अफीम का प्रयोग करना कोई बुरा नहीं माना जाता। फिर बात करें अवैध ड्रग्स में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए आसानी से इसको पकड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो अवैध ड्रग्स में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी की जा रही है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी की जा रही है। पुनर्वास केंद्रों की कमी, ये पुनर्वास केंद्रों की कमी है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम इसको आसानी से रोक नहीं पा रहे। अब बात करें सरकारी प्रयास की, तो सरकारी प्रयास कैसे किया जा रहा है। तो नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एनडीपीएस एक्ट 1985 का, वो क्या कहता है? दवाओं के निर्माण, वितरण, कब्जे, खपत इन सबको विनियमित और प्रतिबंधित करना, साथ ही साथ इसके लिए दंड का प्रावधान भी किया गया। कौन सा है? एनडीपीएस एक्ट है। फिर विभिन्न संस्थाओं की स्थापना, संस्थाओं की स्थापना, जैसे एनसीबी है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। फिर हमारा राजस्व खुफिया निदेशालय, हमारा
सीमा शुल्क विभाग ये भी इस चीज़ को देखता है। फिर एनसीबी सार्क ड्रग्स अपराध निगरानी डेस्क SDOMD इसका भी हिस्सा है। जो हमारा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये क्या है, सार्क ड्रग्स अपराध निगरानी डेस्क इसका भी हिस्सा है, मतलब इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बात करें नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त भारत NMBA, तो NNBA नहीं NMBA है ये, नशा मुक्त भारत अभियान। तो स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना। क्या? स्कूली बच्चों में नशीली दवाओं के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना। नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR, कि नशीली दवाओं के मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का निर्माण करना NAPDDR। फिर निदान और नकोड, क्या? निदान और एनकोड ये पोर्टल है, इसका निर्माण करना। क्या? निदान और एनकोड पोर्टल का निर्माण करना, ये भी हमारे प्रयास है। फिर आता नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, मतलब नारकोड, नार्को समन्वय केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता दी जाती है। क्या? नार्को समन्वय केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता दी जाती है। फिर भांग और अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है, कि जगह जगह जो भांग और अफीम की खेती की जा रही है इसको नष्ट किया जा रहा है। नशा मुक्ति जो पुनर्वास केंद्र है इसकी स्थापना करना, नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्रों की स्थापना करना। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिनके तरीके से भारत में जो नशा है इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अब राजस्थान सरकार के कुछ प्रयासों के बारे में बात करें तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप, या ऑपरेशन क्लीन स्वीप, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है, नवजीवन योजना है, निरोगी राजस्थान अभियान है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें राजस्थान के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं मादक पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए। अगला टॉपिक आते हैं दलित और इनकी समस्याएं, कि दलित और इनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं। अब हम देखते हैं दलित और इनकी समस्याओं के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दलित क्या है। दलित शब्द हजारों वर्षों तक अस्पृश्य और अछूत समझी जाने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है। जो हमारा दलित शब्द है ये शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है? ऐसी अस्पृश्य और अछूत समझी जाने वाली जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है, जो हजारों वर्षों तक उनको अछूत समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है, जो क्या हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पे स्थित है। जो हिंदू धर्म शास्त्र है तो हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पे स्थित जो हमारे जातियां हैं उनको दलित समझा जाता है। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है भारतीय संविधान में। बात करें हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में दलितों की जनसंख्या लगभग 16% है। क्या? लगभग 16% है भारत में दलितों की जनसंख्या। लेकिन अभी भी सामाजिक समानता हासिल करने के लिए ये 16% जनसंख्या संघर्ष कर रही है। कि 16% जनसंख्या अभी भी सामाजिक समानता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। अब हम देखेंगे दलितों से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं। सबसे पहले समस्या आती है समाज में इनका निम्न स्थान और इनके सामाजिक दूरी। सभी लोग क्या है इनसे सामाजिक दूरी बना के रखते हैं, अर्थात इनको समाज के अंदर शामिल नहीं किया जाता। गांव के अंदर भी यदि आपने देखा हो तो गांव के अंदर सबसे बाहर घर होगा, सबसे पीछे घर होगा, वह केवल किनका होगा? दलितों का होगा। और समाज में इनकी स्थिति निम्न रखी जाती है। कई जगहों पर अभी भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है, जैसे हमारे धार्मिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल है, होटल है, इन सब जगहों पर क्या इनके साथ भेदभाव किया जाता है। परंपरागत रूप से देखें तो परंपरागत रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से इनकी क्या परंपरागत रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इस वजह से क्या है इनमें गरीबी और बेरोजगारी की समस्या रहती है। आर्थिक समस्या वही गरीबी का कुछ चक्र इनके अंदर चलता है। इनके पिताजी भी गरीब थे, ये भी गरीब है, और ये क्या है अगली पीढ़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इस वजह से अगली पीढ़ी भी क्या होती है? गरीब ही रहती है। इसे गरीबी का कुछ चक्र कहते हैं। आरक्षण की वजह से क्या कुछ लोग सरकारी नौकरी में आए हैं, लेकिन अभी भी ये जातियाँ बिगड़ी हुई है। क्या आरक्षण की वजह से कुछ जातियों को तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन बाकी जातियाँ बाकी सदस्य क्या पिछड़ी हुई अवस्था में ही रहते हैं। शहरों और कस्बों से दूर पहाड़ियों और कच्ची बस्ती में इनकी का आवास होता है। शहरों से दूर रहते हैं, साथ ही साथ कच्ची बस्ती और पहाड़ियों के अंदर इनके आवास रहते हैं। इनके अंदर बात करते हैं शिक्षा का निम्न स्तर पाया जाता है। इनके अंदर शिक्षा का निम्न स्तर और मानव विकास की निम्न स्थिति पाई जाती है। भूमिहीन कृषक और श्रमिक, ये कि नॉर्मली कौन होते हैं? ये भूमिहीन कृषक होते हैं, खेती के अंदर काम करने वाले, या फिर बटाईदार होते हैं जो बट पे खेती करते हैं। इनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है, या फिर खेती के अंदर केवल कृषक श्रमिक के रूप में काम करते हैं। निम्न स्तर के कार्यों में अधिक भागीदारी होती है इनकी क्या होती है? निम्न स्तर के जो कार्य होते हैं उनके अंदर भागीदारी होती है।
सड़क को साफ करना, कूड़ा करकट, मृत जीवों को उठाना इनके नॉर्मली काम होते हैं। क्या क्या? सड़क को साफ करना, कूड़ा करकट, मृत जीवों को उठाना, इस तरह के कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय है हमारे शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। पहला उपाय कौन सा? शिक्षा के स्तर में वृद्धि करना। तो रोजगार और नौकरी के अवसर में इनकी वृद्धि होनी चाहिए। क्या? रोजगार और जो हमारे नौकरी के अवसर है इनमें वृद्धि होनी चाहिए। बात करें कौशल विकास, और इनको ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इनको क्या? ट्रेनिंग मतलब कौशल विकास करना चाहिए, स्किल्ड में डेवलपमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ इनको लोन भी दिया जाना चाहिए। काफ़ी सारे लोन दिए भी जा रहे हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। क्या? जो हमारे अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो वैसे हमारे अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही साथ के जो हमारे अंतर्जातीय विवाह है, मीडिया है, जागरूकता कार्यक्रम, इस प्रकार से अस्पृश्यता उन्मूलन कार्यक्रम को शुरू किया जाना चाहिए। इस सामाजिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। क्या? सामाजिक और राजनीतिक सहयोग है इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कमजोर जो लोग हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे उनको आरक्षण, विशेष वित्तीय सहायता, इस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए। क्या? कमज़ोर लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए, जैसे आरक्षण है, विशेष वित्तीय सहायता, ये सब चीज़ें दी जानी चाहिए। फिर वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से, क्या? वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से सकारात्मक माहौल पैदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से सकारात्मक माहौल पैदा करना चाहिए। गरीबी उन्मूलन हेतु विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, जैसे हमारे भोजन, आवास, चिकित्सा, तो इस तरह की चीज़ें उनको दी जानी चाहिए। इन आवास है जिसे बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल दिया गया, तो इस तरह की चीज़ें हमारे जो गरीबी उन्मूलन को ख़त्म करने के लिए, क्या? गरीबी उन्मूलन करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए की जाती है। अब बात करें कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं दलितों के लिए, उनकी बात करें। जब प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान आता है हमारे अनुच्छेद 15(4) और 16(4). 15(4) में क्या है? सभी प्रकार के जो भेदभाव है उनको रोका गया है, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, इनके आधार पर क्या किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और 16(4) के अंदर क्या किया गया है? जो हमारे सरकारी नियोजन है, जो सरकारी नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो 15(4) में तो सुविधाएं और 16(4) में क्या? आरक्षण की व्यवस्था है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 46 में क्या? कमजोर वर्ग, SC ST, इनकी शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। उनके आर्थिक हितों को लिए और शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 330 और 332, 330 और 332 में लोकसभा और जो हमारी विधानसभा है उसमें सीटों का आरक्षण दिया गया है। क्या? इनको आरक्षण मिला हुआ है, इनको क्या? आरक्षण दिया गया है हमारे लोकसभा और विधानसभा 330 और 332 में। 338 के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 के अंदर। फिर कानूनी प्रावधान की बात करें। कानूनी प्रावधान में कौन कौन से कानून हैं? कुछ कानून बने हुए हैं, जैसे हमारे एक कानून आता है, कानून का नाम है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्या? हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसमें 2015 तथा 2018 में संशोधन किया गया है। इसमें क्या 2015 और 2018 में संशोधन किया गया है। और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिससे क्या जो हमारे दलित है इनको जो गरीबी और बेरोजगारी इनको दूर किया जा सके, ये गरीबी उन्मूलन किया जा सके। अब आता है अगला टॉपिक आता है हमारा बुजुर्ग व्यक्ति, जो एल्डरली पर्सन आते हैं उनके लिए जो प्रावधान है उनके बारे में देखते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार 60 साल से अधिक आयु के, क्या 60 साल से अधिक आयु के जो नागरिक हैं इनको बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता है। किसके अनुसार? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बात माने तो 60 साल से ऊपर के जो भी नागरिक है, क्या 60 साल से ऊपर के जो भी नागरिक है उनको क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति माना जाता है। फिर बात करें बुढ़ापा एक सार्वभौमिक घटना है और सभी को आना है। क्या बुढ़ापा ऐसा नहीं है कि आज मेरे को आएगा और आपको नहीं आएगा, या आपको आएगा और मेरे को नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। बुढ़ापा सबको आना है। तो बुढ़ापा क्या है? एक सार्वभौमिक घटना है जिसमें क्या होता है? मानव शरीर की कोशिकाओं का धीरे धीरे ह्रास होता है। मानव शरीर की कोशिकाएं होती हैं, इनका धीरे धीरे ह्रास मतलब उनका डीके होना शुरू होता है, जिससे शरीर के अंगों के कार्यों में गिरावट आती है। शरीर के अंग क्या ठीक तरह से कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके शरीर की कार्यक्षमता कम होने लगती है। जिससे क्या होता है? उनके शरीर की कार्यक्षमता कम होने लगती है। तो यही हमारे क्या एल्डरली पर्सन या बुजुर्ग व्यक्ति की प्रावधान है। और
विशेषताएं। फिर बात करें स्वतंत्रता की, तो आज़ादी के बाद ये स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है। क्या हुआ है, हमारे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जिससे क्या हुआ, वृद्धावस्था में जीवित रहने की अवधि में भी वृद्धि हुई है। क्या वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी विकास हो रहा है। क्या स्वस्थ रहने की जो प्रवृत्ति है उसमें भी विकास हो रहा है। इन्हीं कारणों से भारत में जनसंख्या में वृद्धों और बुजुर्गों की संख्या में आनुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है। इन्हीं वजह से क्या हो रहा है, भारत में जनसंख्या में वृद्धों और बुजुर्गों की संख्या में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत में लगभग 104 मिलियन लोग बुजुर्ग हैं। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो 104 मिलियन लोग क्या बुजुर्ग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 104 मिलियन लोग बुजुर्ग हैं, जो कि हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 9% है। जो क्या है, हमारी कुल जनसंख्या का 9% है। और ये बढ़ते बढ़ते 2050 तक आते हैं तो 19 से 20% हो जाएगा। जो हमारे बुजुर्ग है ये क्या हमारे 19 से 20% तक हो जाएंगे। अब हम देखेंगे जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे वृद्धावस्था के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती है। अब हम देखेंगे वृद्धावस्था से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। समस्या में देखें, सबसे पहली समस्या आती है हमारे बच्चों के द्वारा अपने वृद्ध माता पिता की अनदेखी की जाती है। घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों के द्वारा क्या किया जाता है, उनको अनदेखा किया जाता है। उनको ऐसा माना जाता है कि वो परिवार में है ही नहीं, या फिर परिवार के सदस्य माना ही नहीं जाता। फिर जैसे ही वो यदि सर्विस में होते हैं, सर्विस में होने के बाद क्या एक समय के बाद वो रिटायरमेंट होता है उनका, तो रिटायरमेंट के बाद क्या उनके अंदर निराशा आ जाती है। क्या, क्योंकि उनको आगे, वैसे सर्विस में रहते हैं तो उनका आगे बढ़ते रहने की उनके अंदर क्या है उम्मीद रहती है, लेकिन जैसे रिटायरमेंट होता है उनके अंदर क्या निराशा आ जाती है। इस समय के साथ शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और अलगाव की भावना उनके अंदर आने लगती है। क्यों, क्योंकि वो घर पे रहते हैं तो सब कम से कम लोग उनसे जुड़ना पसंद करते हैं धीरे धीरे। तो एक तरह से देखें तो उनके अंदर शक्तिहीनता, अकेलापन, बेकारी और अलगाव की भावना आती है। तो पीढ़ीगत अंतराल आता है। पीढ़ीगत अंतराल मतलब उनकी सोच अपने बच्चों से और अपने पोते पोती जो भी होते हैं उनसे क्या मिल नहीं पाती। इससे हम क्या कहते हैं, पीढ़ीगत अंतराल। फिर रोग उपचार पर खर्च में अचानक वृद्धि होना। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे इनके अंदर शक्तिहीनता आती है और शक्तिहीनता आने की वजह से क्या होता है, उनके उपचार में खर्चा अचानक तेजी से बढ़ता है। फिर आता आर्थिक संकट। क्यों, क्योंकि जैसे बुढ़ापा होता है, जवानी में तो क्या है वे कमा कर खा सकते थे, जो मजदूर क्लास लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, तो बुढ़ापा आने के बाद क्या है वो कमा कर भी नहीं खा सकते, तो उनका आर्थिक संकट तेजी से बढ़ता है। फिर अपर्याप्त आवास सुविधा, कि उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होती है। घर का जो बेहतर जगह होती है वो बच्चे और पोते पोती ये अपने पास रखते हैं, और जो सबसे निकृष्ट जगह होती है, खराब जगह होती है, वो बुजुर्गों को दी जाती है। तो अपर्याप्त आवास सुविधा रहती है। बीमारियों की बात करें तो बीपी, मधुमेह, मानसिक कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, फ्रैक्चर, ये सब चीज़ें क्या है हमारे बीमारियों में गिनती आती है, जो हमारे बुजुर्ग लोगों को तेजी से होती है। अब उपाय की तरह देखें, उपाय क्या किया जा सकता है। पहला उपाय आता है हमारे क्षमता अनुसार रोजगार प्रदान करना। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी क्या रोजगार दिया जाना चाहिए, लेकिन कैसा, क्षमता के अनुसार। तो पेंशन में वृद्धि करना, इनको क्या पेंशन दी जानी चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य खर्च का बोझ इन पर ना पड़े, इसलिए स्वास्थ्य जो खर्च है तो इनका बोझ इन पर नहीं पड़ना चाहिए। फिर आवास घरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। क्या आवास घरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, साथ ही साथ सुविधाओं में वृद्धि की जानी चाहिए। मनोरंजन के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। क्या, मनोरंजन के साधनों का विकास किया जाना चाहिए। समय समय पर सर्वे करके स्थिति की जानकारी ली जानी चाहिए। समाज के अंदर वृद्ध है, बुजुर्ग लोग हैं, इनकी स्थिति के बारे में पता करना चाहिए। कैसे, समय समय पर सर्वे करके, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये किया जाना चाहिए। आगे देखें, गाँवों और पंचायत स्तर पर, क्या गाँव और पंचायत स्तर पर सुविधाएं जैसे हमारे गार्डन है, पुस्तकालय, व्यायामशाला, इन चीज़ों की स्थापना की जानी चाहिए। गांव और पंचायती स्तर पर क्या हमारे गार्डन है, पुस्तकालय, व्यायामशाला, इनकी स्थापना की जानी चाहिए। तो विशेष वित्तीय सहायता की बात करें, क्या विशेष वित्तीय सहायता की बात करें, इनको विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। और जो हमारा माता पिता और वृद्ध लोगों का भरण पोषण और अधिनियम है 2007 का, तो इसका क्या है प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। इसका 2019 के अंदर क्या संशोधन भी किया गया था। अब बात करते हैं जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। पहला प्रयास आता है हमारा अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 46 तो ये है। दूसरा कानून की बात करें तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007, इसको लागू करना। हिंदू विवाह और दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956, इसमें भी हमारे वृद्ध लोगों के लिए प्रावधान किए गए।
कुछ योजनाएं भी बनाई गई, वृद्ध लोगों के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, क्या क्योश्री नहीं है, ये व्योश्री है, हमारी राष्ट्रीय व्योश्री योजना। संपन्न प्रोजेक्ट, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम, सेज कार्यक्रम है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ कार्यक्रम, SAGE। फिर आता है सेकंड पोर्टल, SECRED, सेकंड पोर्टल, ये रोजगार के लिए वृद्ध लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको रोजगार के लिए क्या है, हमारे सेकंड पोर्टल बनाया गया। वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, IPOP, वृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन्स, जो हमारे वृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ये। फिर राष्ट्रीय वृद्धजन नीति आई थी हमारे 1993 में, क्या राष्ट्रीय वृद्धजन नीति आई थी 1993 में, इसको लागू करना। और वरिष्ठ जो नागरिक है इनके लिए कल्याण कोष की स्थापना करना। तो हमारे ये वरिष्ठ लोगों के लिए कुछ प्रावधान किए गए। अब अगला टॉपिक आता है हमारा कौन सा, दिव्यांगता, डिसेबिलिटीज़। सबसे पहले देखते हैं डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा के रूप में देखें तो दिव्यांगता वह दशा होती है, दिव्यांगता भी एक तरह की दशा है, एक तरह की स्थिति होती है। तो दिव्यांगता वह दशा है जो क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न जो शारीरिक और मानसिक क्रियाएं हैं, या क्या क्षति और अक्षमता के कारण उत्पन्न शारीरिक और मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को, क्या मानसिक क्रियाओं संबंधी भूमिकाओं को सामान्य व्यक्तियों की तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है। जैसे सामान्य व्यक्ति उन चीज़ों को कर सकते हैं, उन कार्यों को कर सकते हैं, तो उनकी तुलना में निर्वाह करने में बाधक होती है, क्या उनको करने में बाधक होती है। यही हमारी स्थिति क्या कहलाती है, दिव्यांगता कहलाती है। WHO के अनुसार देखें तो दिव्यांगता व्यक्ति की क्षति और अक्षमता के, दिव्यांगता क्या होते हैं, व्यक्ति की क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप असुविधाजनक अनुभवों को प्रदर्शित करती है। कैसे अनुभव होते हैं, असुविधाजनक अनुभव होते हैं, इनको प्रदर्शित करती है। ऐसे में व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतक्रिया किए जाने की कठिनाई होती है। ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति के आसपास अनुकूलित अंतक्रिया किए जाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। फिर देखिए हमारे विकलांगजन अधिनियम जो 1995 में है, उसमें विकलांगता को 7 प्रकार से परिभाषित किया गया था। क्या हमारे जो विकलांगजन अधिनियम है 1995 में, उसमें क्या किया गया था, विकलांगता को 7 प्रकार से परिभाषित किया गया था। और 7 प्रकार कौन कौन से थे, पूर्ण दृष्टिबाधित, अल्प दृष्टिबाधित, दृष्टि से संबंधित 2 थे, पूर्ण दृष्टिबाधित जो पूरी तरह से नहीं देख सकते, और अल्प दृष्टिबाधित मतलब जो वो आधी तरह से देख सकते हैं, मतलब धुंधला धुंधला देख सकते हैं। फिर कुष्ठ रोग युक्त व्यक्ति या कुष्ठ रोग व्यक्ति के लिए श्रवण बाधित, गायन अक्षमता, मानसिक अवमंदता और मानसिक रुग्णता, तो हमारी 7 प्रकार की विकलांगताएं हैं। तो विकलांगजन अधिनियम में विकलांगता को 7 प्रकार से विभाजित किया गया है। अब देखिए हमारे निःशक्त जो व्यक्ति है, अधिकार अधिनियम 2016 या निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के आधार पर दिव्यांगता को 21 प्रकार में विभाजित किया गया। कितने, जो हमारा अधिनियम आया है निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के आधार पर दिव्यांगता को 21 प्रकार में विभाजित किया गया। वर्तमान स्थिति देखें दिव्यांगों की, क्या दिव्यांगों की वर्तमान स्थिति के बारे में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांगों की कुल संख्या जनसंख्या का 2.21% है। कितना, 2.21% है जो हमारी कुल जनसंख्या है उसका दिव्यांगों की संख्या। इसमें 7.62% दिव्यांग तो केवल 0 से 6 साल के आयु वर्ग के हैं। ये 0 से 6 साल आयु वर्ग के हैं हमारे 7.62% दिव्यांग। 55% दिव्यांगजन साक्षर है और 36% ही कामगार है, मतलब उसमें से 36% ही कार्य करने के योग्य हैं। हमारे क्या है 55% दिव्यांग तो क्या है साक्षर है, मतलब पढ़े लिखे हैं 55% दिव्यांग, और बाकी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमारे 55% तो पढ़े लिखे और 36% ही कामगार, मतलब काम करने के योग्य हैं। अतः भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर, इसलिए क्या भारत ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए। भारत ने क्या किया, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए तथा 2016 में क्या एक अधिनियम भी पारित किया। क्या 2016 में एक अधिनियम भी पारित किया है। अब बात करें मैं निःशक्तता के मॉडल। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए निःशक्तता या दिव्यांगता के कुछ मॉडल होते हैं क्या, आपको बताना हाँ दिव्यांगता के कुछ मॉडल होते हैं। तो आप बताना कौन से मॉडल है। पहला होता है हमारा चिकित्सा मॉडल। पहला क्या होता है हमारा चिकित्सा मॉडल। चिकित्सा मॉडल की बात करें तो इसके अनुसार निःशक्तता व्यक्ति में होती है। इसके अनुसार क्या निःशक्तता कहाँ किस में होती है, व्यक्ति में होती है, और दिव्यांगों को बोझ के समान देखा जाता है। इसके अंतर्गत क्या दिव्यांग होते हैं
तो दिव्यांगों को बोझ के समान देखा जाता है। दूसरा होता है हमारा सामाजिक मॉडल। एक तो हमारा चिकित्सा मॉडल होता है, एक होता है हमारा सामाजिक मॉडल। दूसरा कौन सा? चिकित्सा सामाजिक मॉडल। इसके अनुसार क्या निष्पक्षताएं व्यक्ति में नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज उनके बीच में होने वाली जो अंतःक्रियाएं है, क्या व्यक्ति और समाज के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसमें होती है। तो सामाजिक मॉडल में देखें तो इसके अनुसार निष्पक्षता व्यक्ति में नहीं बल्कि व्यक्तियों और समाज में होने वाली अंतःक्रिया में होती है। जबकि चिकित्सा मॉडल के अनुसार देखें तो इसके अनुसार निष्पक्षता किस में होती है? व्यक्ति में। और दिव्यांगों को इसमें किसमें गिना जाता है? बोझ के रूप में देखा जाता है। भारत की बात करें तो भारत में चिकित्सा मॉडल से सामाजिक मॉडल की ओर भारत बढ़ रहा है। भारत का चिकित्सा मॉडल से सामाजिक मॉडल की ओर बढ़ रहा है। अब हम देखेंगे जो हमारे दिव्यांगजन है उनको कौन कौन सी समस्याएं आती है। दिव्यांगजनों को आने वाली समस्याओं के बारे में देखें। तो हम देख रहे थे दिव्यांगजनों से संबंधित समस्याएं। तो पहली समस्या आती है हमारे समाज में भेदभाव के आधार पर देखा जाना। हमारे दिव्यांगजन होते हैं तो समाज में क्या है, इनको भेदभाव के आधार पर देखा जाता है। तो दिव्यांग क्या महिलाएं और बालिकाएं यौन और लिंग आधारित जो हिंसा है उसका सामना सबसे ज़्यादा करती है। तो दिव्यांग महिलाएं और बालिकाएं होती है, ये यौन और लिंग आधारित जो हिंसा है इसका सामना सबसे ज़्यादा करती है। फिर देखभाल और सुलभ चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, कि हमारे देखभाल और सुलभ चिकित्सा सुविधाएं हैं इनका अभाव होता है इनके लिए। विशेष विद्यालयों तक पहुँच, प्रशिक्षित शिक्षकों और शिक्षा सामग्री का इनके पास अभाव रहता है। जब आप दिव्यांगजन होते हैं इनके पास जो विशेष विद्यालय होने चाहिए उन विशेष विद्यालयों का अभाव होता है। प्रशिक्षित टीचर्स, शिक्षा सामग्री इनका अभाव रहता है। फिर रोजगार के कम अवसर होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? रोजगार के कम अवसर होते हैं। राजनीति तथा चुनाव प्रक्रिया में कम भागीदारी रहती है इनकी। क्या होती है? राजनीति तथा चुनाव प्रक्रिया में कम भागीदारी रहती है। इनके क्या है, वास्तव में देखा जाए तो पर्याप्त डेटा और आंकड़े भी नहीं होते हैं कि सरकार के पास क्या है कि वास्तव में कितने हमारे दिव्यांगजन हैं, इनका पर्याप्त डेटा या आंकड़े नहीं होते हैं। फिर देखिए खराब देखभाल सुविधाएं, पुनर्वास केंद्रों की कमी और उपकरणों की कम उपलब्धता, ये भी चीज़ें होती है। दिव्यांगजन अपना जीवन काट ले लेकिन उनके पास जो उपकरण होने चाहिए उन उपकरणों की भी उनके पास कमी होती है। क्या? उपकरणों की कमी की वजह से वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं। सामान्य तो बहुत दूर की बात है, एक बेसिक जीवन भी नहीं जी पाते हैं। फिर देखो भवन, परिवहन और सेवाओं की पहुंच की समस्या। जो हमारे भवन होते हैं, सरकारी भवन हो चाहे हमारे कोई से दूसरे भवन हो, तो यहाँ पे भवन, परिवहन और सेवाओं की पहुंच की समस्या, सेवाओं की पहुंच की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। फिर देखिए दिव्यांगों के कल्याण हेतु प्रयास, कि दिव्यांगों के कल्याण हेतु कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। पहला आता है संविधान के अंदर अनुच्छेद 41 का। अनुच्छेद 41 के अंदर डीपीएसपी का जो अंदर इनके प्रावधान किए गए दिव्यांगों के लिए। 7वीं अनुसूची में दिव्यांगजनों हेतु प्रावधान किए गए। क्या 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है? जो हमारे दिव्यांगजन है तो दिव्यांगजनों हेतु प्रावधान किए गए हैं। फिर आता है विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016। क्या विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में आरक्षण, शिक्षा और शिकायत निवारण इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। तो विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 में हमारे आरक्षण, शिक्षा और शिकायत निवारण इन सब का प्रावधान किया गया है। फिर बात करें हमारे विशिष्ट निष्पक्षता पहचान पोर्टल। क्या विशिष्ट निष्पक्षता पहचान पोर्टल की निर्माण किया गया है। सुगम्य भारत अभियान ये चलाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, जो हमारी सरकारी जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी हमारी सरकारी इमारतें हैं उसके अंदर दिव्यांगजनों के प्रवेश के लिए रैंप और जो हमारे शौचालय है जो दिव्यांग संपन्न मतलब वो उनका उपयोग कर सके, इस तरह के शौचालय इनका निर्माण भी किया जा रहा है। फिर दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना, कि दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना का निर्माण किया जा रहा है। उपकरणों की खरीद के लिए सहायता राशि भी दी जा रही है। फिर दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप भी दी जा रही है। क्या? दिव्यांग छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप भी दी जा रही है। बात करें आगे राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार के द्वारा होने वाले प्रयासों की बात करें, जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा आस्था योजना। आस्था योजना क्या होती है? जिस परिवार में 2 या 2 से अधिक क्या दिव्यांगजन है, क्या 2 या 2 से अधिक दिव्यांगजन है, उनको बीपीएल की सुविधाएं दी जाती है, तो उनको आस्था कार्ड बना के दिया जाता है। तो आस्था योजना। कृत्रिम उपकरण हेतु उपहार योजना। सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना। इसमें क्या है, जो जोड़े को और विवाह कराने वाले को दोनों को ही आर्थिक रूप से लाभ दिया जाता है। ये हमारे सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना। अनुप्रति योजना, इसमें क्या शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए दिया जाता है। फिर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, इनमें लोन दिया जाता है और लोन में क्या होता है, ब्याज की सब्सिडी दी जाती है। तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। क्या? विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। दिव्यांग विश्वविद्यालय जो हमारे जामडोली और जोधपुर में खोला गया, जामडोली जयपुर में और जोधपुर में खोला गया। फिर हमारे क्या सिलिकोसिस पॉलिसी है, ये भी हमारी लाई गई है। क्या? सिलिकोसिस पॉलिसी भी लाई गई है।
फिर आता है हमारे इनके उपाय, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनकी समस्याएं तो बहुत सारी है, उनके उपाय के लिए और भी कौन कौन सी चीज़ें की जा रही है। जैसे हमारे बाल्यावस्था में ही बच्चों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और परीक्षण किया जाना चाहिए कि भविष्य में इनको किसी प्रकार की दिव्यांगता तो नहीं आ जाएगी, तो इस चीज़ की जांच की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, उनको परीक्षण किया जाता है। फिर समुदाय आधारित पुनर्वास, उनका क्या है, समुदाय आधारित पुनर्वास किया जाना चाहिए। जन जागरूकता फैलानी चाहिए, मतलब जैसे हमारे तारे ज़मीन पर, बर्फी जैसी फिल्में हैं वो लोगों को दिखाई जानी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि दिव्यांगता कोई अपराध नहीं है, कोई अभिशाप नहीं है, इसमें दिव्यांग होने के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। चिकित्सकों का प्रशिक्षण, उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाने चाहिए। क्या चिकित्सकों का प्रशिक्षण और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण दिए जाने चाहिए। भौतिक पहुंच को बढ़ा दिया जाना चाहिए, क्या भौतिक पहुंच को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जैसे हमारे परिवहन सेवा भवन यहाँ तक उनकी पहुंच बढ़नी चाहिए। फिर राज्यों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए, क्या राज्यों के साथ सहयोग भी किया जाना चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरह से दिव्यांगता को रोक सकते हैं बढ़ने से। अगला टॉपिक आता है हमारा राजस्थान में जो जनजातीय समुदाय ट्राइबल ग्रुप्स है राजस्थान के अंदर, उनके बारे में देखते हैं। तो हमारे राजस्थान के अंदर जनजातीय समुदाय के बारे में देखें तो इम्पीरियल गजेटर ऑफ इंडिया, जो इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया है, इसके अनुसार एक जनजाति परिवारों का संकलन है। एक जनजाति क्या होता है, परिवारों का संकलन है जिसका एक नाम है। जनजाति की बात कर रहे हैं तो जनजाति क्या होता है, परिवारों का संकलन है जिसका एक नाम है, जो एक विशेष बोली बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है, क्या, या फिर अधिकार बताती है, या तो अधिकार रखती है या फिर अधिकार बताती है, जो अंतर्विवाही रही हो चाहे अब अंतर्विवाही ना हो, तो पहले अंतर्विवाही रही हो चाहे अब अंतर्विवाही ना रहे तो वो भी चल जाएगा। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। गोविंद सदाशिव घुरिये कहते हैं भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना जाता है। जो हमारे जनजातियां हैं उनको क्या माना जाता है, पिछड़ा हिंदू माना जाता है। घुरिये का मानना है कि इनके पिछड़ेपन का कारण उनका हिंदू समाज से पूरी तरह एकीकृत न हो पाना है। क्या इनके पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये हिंदू समाज से पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाए। ये क्या पूरी तरह से हिंदू समाज से एकीकृत नहीं हो पाए। 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 8.61% है। क्या भारतीय की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी कितनी, 8.61% है। राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92.39 लाख है। जब भारत में जनजातीय जनसंख्या कितनी, 92.39 लाख, जो राज्य की कुल आबादी का 13.48% है। देखा जाए तो देश में चौथा स्थान है राजस्थान का जनजातीय आबादी में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो जनजातियों की उदयपुर में, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर जयपुर। तो इस तरह से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर घटते क्रम में है राजस्थान में जनसंख्या। प्रतिशत में देखें तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा, फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़ नहीं है, गढ़, फिर उदयपुर। तो इस तरह हमारे घटते क्रम में प्रतिशत में। और यदि केवल जनजातियों के बारे में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा है, फिर भील है, फिर गरासिया, फिर सहरिया, फिर भील मीणा, फिर डामोर। तो ये जनजातियां हैं हमारी, तो राजस्थान में जनजातियां देखिए। अब देखिए विभिन्न जनजातियों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। जनजातियों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के बारे में देखें क्या क्या है। ये मानव समूह प्राय क्या शहरी समाज से दूर रहते हैं। क्या शहरी समाज से दूर जंगलों में, दुर्गम जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है वहाँ पे निवास करते हैं। क्या दुर्गम पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र है उनमें निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, दूर शहरी समाज से दूर रहते हैं। इनकी जीवन शैली कृत्रिमता से दूर, प्रकृति के निकट होती है। इनकी जीवन शैली कैसी होती है, कृत्रिमता से दूर होती है और प्रकृति के निकट होती है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक ढांचा होता है। इनकी क्या होती है, विशिष्ट बोली होती है, संस्कृति, आवास, आर्थिक क्रियाकलाप और सामाजिक ढांचा होता है, जो इन्हें अन्य समाजों से अलग करता है। ये चीज़ क्या करती है, इनको अन्य समाजों से अलग करती है। पुराने ढंग की जो आर्थिक क्रियाएं, क्या पुराने ढंग की आर्थिक क्रियाएं, जैसे हमारे वनों से कंदमूल फल संग्रहण करना, नदियों से मछलियां पकड़ना, घने वनों से पशुओं का शिकार करना, स्थानांतरित कृषि करना, मजदूरी आदि से ये जीवन यापन करते हैं। तो इनके ये जो क्रिया है, कौन कौन से पुराने ढंग की क्रियाएं, जैसे हमारे ये कंदमूल खाते हैं, नदियों से मछलियाँ पकड़ते हैं, घने वनों से पशुओं का शिकार करते हैं, स्थानांतरित कृषि करते हैं, मजदूरी से जीवन यापन करते हैं। तो ये सारे कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ देखें तो अंतर्विवाही समूह भी होते हैं। ये क्या होते हैं, अंतर्विवाही समूह होते हैं, ये आपस में शादी करते हैं। बात करें प्रकृति के प्रति इनका विशेष रूप से जुड़ाव होता है। क्या होता है, प्रकृति के प्रति इनका क्या होता है, विशेष रूप से जुड़ाव होता है। इनमें अंधविश्वास, जादू टोना, टोटके का अधिक प्रचलन पाया जाता है। इनमें क्या होता है, अंधविश्वास, जादू टोने और टोटकों का अधिक प्रचलन पाया जाता है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जनजातियों की भौगोलिक जो बसावट है
क्या भारत राजस्थान में जनजातियों की भौगोलिक बसावट के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें देखने को आती है। और वो कौन कौन सी चीज़ें राजस्थान के अंदर भौगोलिक बसावट के लिए? जनजाति के लोग क्या रियासत काल में देशी रियासतों के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे उनमें रहते थे। क्या जनजातीय लोग कहाँ रहते थे? जो हमारी रियासत काल था, जो हमारा राजा महाराजाओं का काल था, उस समय जो रियासतों के सीमावर्ती क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में जनजातीय के लोग रहते थे। ये यातायात और आवागमन के साधनों से परंपरागत रूप से वंचित रहे। यातायात और आवागमन के जो साधन थे इनसे परंपरागत रूप से वंचित रहे। जनजातीय क्षेत्र नगरीकरण के प्रभाव से, जनजातीय क्षेत्र का नगरीकरण के प्रभाव से अंशतः प्रभावित हुए, अर्थात यहाँ तक इनके क्षेत्रों तक नगरीकरण नहीं पहुँचा है। केंद्र और राज्य की परियोजनाओं से ढांचागत विनिर्माण प्रारंभ हुआ है। केंद्र और राज्य की परियोजनाओं से क्या ढांचागत विनिर्माण प्रारंभ हुआ है, किंतु बिचौलियों की नकारात्मक भूमिका के चलते ये अपने वांछित लक्ष्य से कोसों दूर रहे हैं। ये क्या अपने वांछित लक्ष्य हैं, इनके जो लक्ष्य थे इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहे। विषम भौगोलिक बसावट और अन्य लोगों से दूरी बनाए रखना की प्रवृत्ति, क्या विषम भौगोलिक बसावट और अन्य लोगों से दूरी बनाए रखने की प्रवृत्ति के कारण ये सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असफल रहे। ये क्या हमारी सरकारी योजनाएं होती है, इनका लाभ उठाने में असफल रहे। रूढ़िगत सामाजिक ढांचे ने जनजाति के लोगों को शिक्षा और तकनीक से दूर रखा है। रूढ़िगत जो सामाजिक ढांचा है उसने क्या किया, जनजाति के लोगों को शिक्षा और तकनीकी से दूर रखा है। बात करें हमारे जनजातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं। जनजातियों की समस्याओं के बारे में देखें तो कम कृषि भूमि होने के कारण इनकी आजीविका प्रभावित रहती है। इनके पास जैसे कृषि भूमि है तो वो कम होती जा रही है, धीरे धीरे कम भी होती जा रही है, और इनके पास है भी कम। तो कम कृषि भूमि होने के कारण इनकी आजीविका प्रभावित रहती है। इनके अंदर नशे की उच्च प्रवृत्ति पाई जाती है। अशिक्षा तो है ही, फिर गरीबी और बेरोजगारी का उच्च स्तर पाया जाता है। इनके अंदर क्या गरीबी और बेरोजगारी का उच्च स्तर पाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिशु और मातृ मृत्यु दर अधिक है। क्या स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, शिशु और मातृ मृत्यु दर अधिक है। कुप्रथाओं जैसे हमारे बंधुआ मजदूरी, डाकन प्रथा, बाल विवाह, ये प्रथाएं भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर विकास की धीमी प्रक्रिया है। इनके अंदर क्या विकास की प्रक्रिया कैसी है, धीमी प्रक्रिया है। अवसंरचनाओं का अभाव, विद्यालय, अस्पताल, सड़क, ये सारी समस्याएं भी इनके अंदर है। क्या इनके अंदर क्या अस्पताल, विद्यालय, सड़क, इनका अभाव पाया जाता है, मतलब अवसंरचनाओं का अभाव। हिंसा, नक्सलवाद, तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में लिप्त है। क्या हिंसा, नक्सलवाद, तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों में लिप्त है। साथ ही साथ इनमें जागरूकता का अभाव भी है। फिर बात करें सीमित आय के साधन, जैसे हमारे कृषि से आय लेते हैं, मजदूरी, वनोत्पाद, यही कुछ तरीके हैं जिनसे ये कुछ आय प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो इनके पास आय के साधन सीमित है। फिर जीवन का निम्न स्तर, इनका जीवन का स्तर कैसा, निम्न स्तर है। फिर जनजातीय विकास के सिद्धांत की बात करते हैं कि जनजातियों का विकास किस तरह हुआ, इनके कुछ सिद्धांतों के बारे में बात करें। सबसे पहला आता है हमारे जवाहरलाल नेहरू। ये कहते हैं एकीकरण नीति, मतलब आरक्षण और विकास। जनजातीय विकास के सिद्धांत का मतलब जनजातियों का विकास किस तरह किया जा सकता है ये बताया जा रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब कहते हैं एकीकरण की नीति, उनको शामिल किया जाओ, मुख्य धारा में शामिल किया जाओ करो। साथ ही साथ क्या है कि उनको आरक्षण और विकास, इन कुछ तरीकों से मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है। फिर गोविंद सदाशिव भुरिये, GS भुरिये की बात करें तो आत्मसात की नीति, तो हिंदू समाज से पूरी तरह एकीकृत न होने के कारण इनका विकास नहीं हुआ है। तो इनको क्या करो, आत्मसात करो, उनको हिंदू समाज के अंदर शामिल करो, तब इनका विकास हो पाएगा। फिर वेरियन एल्विन, तो नेशनल पार्क नीति, तो अलग थलग की नीति भी कहते हैं इसे, नेशनल पार्क नीति को अलग थलग की नीति। इसे जनजातीय पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, जनजातीय पंचशील सिद्धांत भी कहा जाता है। अब एल्विन, तो वेरियन एल्विन है, तो इन्होंने पंचशील के सिद्धांत में कौन से 5 बातें बताई है जनजाति के विकास की। पहली है हमारे जनजातियों को उनकी बुद्धि और चेतना के अनुरूप विकास करने देना चाहिए। जैसे उनकी बुद्धि है, जैसे उनकी चेतना है, उसी के अनुरूप क्या उनका विकास किया जाना चाहिए, न कि उनके ऊपर विकास थोपा जाना चाहिए। वन और भूमि पर उनके अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। वन और भूमि पर जो उनका अधिकार है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी जनजातीय लोगों को दी जानी चाहिए। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी जनजातीय लोगों को दी जानी चाहिए, जैसे हमारा पैसा एक्ट है वो। फिर अत्यधिक प्रशासन नहीं करना, उनके ऊपर क्या प्रशासन भी अत्यधिक नहीं किया जाना चाहिए। उनके जो रीति रिवाज है, उनको जो तरीके हैं जीवन जीने के, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या जनजातीय जो भाषाएं हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो बात करें वेरियन एल्विन ने पंचशील सिद्धांत दिया था हमारा इनके विकास का। तो पहला तरीका जनजातियों को उनकी बुद्धि और चेतना के अनुरूप विकास करने देना चाहिए।
वन और भूमि पर उनके जो अधिकार है उनका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेदारी जनजातीय लोगों को देना चाहिए। अत्यधिक प्रशासन नहीं करना चाहिए और जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए। अब हम बात करें राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। क्या राजस्थान की प्रमुख जनजाति के बारे में बात करें, इसमें पहली जनजाति आती है हमारी मीणा जनजाति। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आती है हमारी मीणा जनजाति। मुख्य रूप से देखें तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, टोंक, भरतपुर, उदयपुर इन क्षेत्रों में हमारी ये मीणा जनजाति निवास करती है। राज्य की जनजातियों में सबसे संपन्न और शिक्षित यदि जनजाति की बात करें तो ये हमारी मीणा जनजाति ही मानी जाती है। कि राज्य में सबसे ज़्यादा यदि संपन्न देखें और शिक्षित देखें तो कौन सी जनजाति है, मीणा जनजाति। मीणा समुदाय का मानना है कि इनकी उत्पत्ति मत्स्यावतार जो कि हमारे भगवान विष्णु के पहले अवतार थे उनसे हुई है। भाई मीणा समुदाय का क्या मानते हैं कि उत्पत्ति किससे हुई है, मत्स्य अवतार जो हमारे भगवान विष्णु के पहले अवतार थे उनसे मानी जाती है। मीणा शब्द, मीना शब्द या फिर मीना शब्द को ये संस्कृत के मूल शब्द मीन उसका अपभ्रंश है और मीन का मतलब होता है मछली। तो मीन से निकल के आया है और मीन का मतलब क्या होता है, मछली। ऐतिहासिक मान्यता की बात करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार देखिए तो अलवर, भरतपुर, जयपुर के भूभागों पर प्राचीन काल में मीणाओं का शासन था, इसीलिए इसे मत्स्य प्रदेश कहते थे। किसका शासन था, मीणाओं का शासन था, इसी वजह से इसे मत्स्य प्रदेश कहते हैं। कौन सा एरिया था, अलवर, भरतपुर, जयपुर। अब मीणा समुदाय के विभिन्न वर्गों के बारे में बात करें। मीणा समुदाय में कौन कौन से वर्ग शामिल किए जाते हैं। एक तो होते हैं हमारे जमींदार या पुरानावासी, एक होता है हमारे चौकीदार और नयावासी, एक चौथिया मीणा और एक अन्य वर्ग। सबसे पहले आता है जमींदार और पुरानावासी जो खेती और पशुपालन का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं। जो क्या खेती और पशुपालन का कार्य वर्षों से करते आ रहे हैं उन्हें जमींदार या पुरानावासी कहते हैं। ये चौकीदार या नयावासी तो जो चौकीदारी का कार्य करते थे इनके पास जमीन नहीं थी, अतः अपनी इच्छा से कहीं भी बस गए, इसीलिए इनको क्या है, नयावासी कहते थे। क्या इनके पास जमीन नहीं थी और ये चौकीदारी का कार्य करते थे, जहाँ चौकीदारी लगी वहीं कार्य करते थे और वहीं रहने लग जाते थे, इसलिए इनको नयावासी कहते थे। क्यों, क्योंकि नई नई जगह जाके रहना शुरू करते हैं, इसलिए इनको नयावासी कहते हैं। फिर चौथिया मीणा, चौथे मीणा की बात करें तो अपने क्षेत्र से गुजरने वाले यात्रियों से ये चौथ नामक एक कर वसूलते थे। फिर अन्य वर्ग में जैसे आदिया मीणा, रावत मीणा, चमरिया मीणा, भील मीणा, पड़िहार मीणा, तो इस तरह बहुत सारे मीणा जनजाति के वर्ग हैं। फिर बात करें इनमें आपस में विवाह नहीं होता है। एक जो वर्ग है दूसरे वर्ग के लोगों से आपस में विवाह नहीं होता है, ये भी अंतर्जातीय विवाह होते हैं। मुनि मगन सागर के द्वारा रचित मीणा पुराण है। जो मुनि मगन सागर थे इन्होंने मीणा पुराण लिखा है, उसमें उन्होंने 5200 गोत्र, 32 तड़ों, 13 पालों का उल्लेख किया है। उसमें उन्होंने क्या किया, 5200 तो गोत्र बताएं मीणाओं के, 32 तड़े बताएं और 13 पाल बताएं। अब इनका सामाजिक जीवन देखें। जो मीणा समुदाय के लोग होते हैं इनका सामाजिक जीवन किस तरह होता है। परिवार की बात करते हैं, संयुक्त और पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पुत्रियों का विवाह कम उम्र में होता है, लेकिन गौणा विवाह योग्य आयु होती है उसके बाद ही किया जाता है। क्या पुत्रियों का विवाह कम उम्र में होता है, लेकिन जो उनका गौणा होता है वो विवाह योग्य आयु होने के बाद ही किया जाता है। शुरू में ब्रह्म और गंधर्व विवाह का प्रचलन था। इस जनजाति में क्या था, शुरू में ब्रह्म और जो गंधर्व विवाह था इसका प्रचलन था, किंतु अब अन्य समाजों की भांति जो रीति रिवाज से शादी होती है उसी तरह शादियाँ होती हैं। इनमें जो सामूहिक मृत्युभोज होता है उसे मौसर कहते हैं। क्या है, सामूहिक रूप से जो मृत्युभोज होता है उसे क्या कहते हैं, मौसर कहते हैं। याद रखना, मौसर क्या होता है, सामूहिक मृत्युभोज को। स्त्रियां और पुरुषों में गोदने की जो प्रथा होती है, क्या है इनमें क्या है, स्त्रियों पुरुषों में क्या गोदने की प्रथा का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, गोदने की प्रथा काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। फिर एक नाता प्रथा आती है। नाता प्रथा किसे कहते हैं, विवाहित स्त्री क्या करती है, अन्य पुरुष के साथ जाके रहने लगती है। विवाहित स्त्री अन्य पुरुष के साथ रहने लगती है। जिस पुरुष से नाता करती है वह जिस पुरुष से नाता करती है उसके द्वारा पूर्व पति को मुआवजे की रकम देनी पड़ती है। जो पहला पति था उसको मुआवजे की रकम देनी पड़ती है। इसे झगड़ा रकम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि झगड़ा नहीं सी हमें तो इसके बदले पैसा देना पड़ेंगे, तो इसे झगड़ा रकम कहेंगे। तो यही हमारे क्या नाता प्रथा कहलाती है। विधवा विवाह को मान्यता मिली है। हमारे जो मीणा समाज है तो मीणा समाज में विधवा विवाह इसको मान्यता है। मोरनी मांडना की बात करते हैं, विवाह की एक रस्म है। मोरनी मांडना क्या, एक विवाह की रस्म है। और मेवासे क्या होता है, जंगल में बने हुए जो मीणा जनजाति के लोगों के घर होते हैं उनको मेवासे कहते हैं। आगे आता है हमारे ओबरी। ओबरी किसे कहते हैं, अनाज रखने के लिए बनाई गई जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं उन्हें ओबरी कहते हैं। मीणा समुदाय में क्या होता है, अनाज रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ओबरी कहते हैं। गाँव की सबसे छोटी इकाई ढाणी कहलाती है। गाँव होते हैं, गाँव में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, ढाणी। और गांव और पाल इसके बड़े स्वरूप होते हैं। मतलब जो हमारे गांव होते हैं मीणा समुदाय के, उनके बड़े स्वरूप होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पाल कहते हैं।
आगे आता हमारा पटेल। पटेल किसे कहते हैं? गांव या पंचायत का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। गांव या पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। अब इनकी पंचायतों की भी कुछ खासियत होती है। पंचायत की बात करें तो पंचायत क्या 4 स्तरों में बटी होती है। पंचायत के 4 स्तर होते हैं। एक तो हमारी ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और 84 पंचायत। 4 स्तरों की बात करें कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, गोत्र पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत और 84 पंचायत। इसमें जो 84 पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत होती है। क्या 84 पंचायत क्या होती है? सबसे बड़ी पंचायत होती है। इनकी बात करें तो ये जो पंचायतें होती है वो क्या करती है? इनमें सामाजिक झगड़े, नाता विवाह, महोत्सव, चरित्रहीनता, तलाक, ऋण इत्यादि जो भी मामले होते हैं, जो भी मसले होते हैं, इन पंचायतों के द्वारा ही हल किए जाते हैं। इन पंचायतों के अंदर आते हैं और वही इनको निपटाती है। तो 4 प्रकार की पंचायतें हमने देख ली। अब मीणा समुदाय के द्वारा आजीविका के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं उनकी बात करें। आजीविका के लिए तो आजीविका के तरीके की बात करें, मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं। ये क्या करते हैं? मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं। महिलाएं भी क्या करती हैं? कृषि और उद्योग धंधों में पुरुषों का हाथ बटाती है। महिलाएं भी क्या करती हैं? कृषि और जो उद्योग धंधे हैं उनमें पुरुषों का हाथ बटाती है। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन है। क्या है? मीणा जनजाति में क्या? बटाईदारी कृषि व्यवस्था का भी प्रचलन होता है। शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इनमें क्या? शिक्षा के प्रसार के साथ साथ वर्तमान में सरकारी सेवाओं और व्यवसाय में भी भागीदारी की जा रही है। इनमें क्या? शिक्षा के प्रसार के साथ साथ वर्तमान में सरकारी सेवाओं और व्यवसाय में भी भागीदारी की जा रही है। तो अभी इनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। खान पान की बात करें तो ये क्या क्या खाना खाते हैं? तो मक्का, बाजरा, जौ, प्याज, चटनी, छाछ, राबड़ी, खिचड़ी, ये हमारे इनके नॉर्मली खाना होता है। इनमें हुक्का पीने का भी प्रचलन है। कपड़ों की, आभूषणों की बात करें तो कौन कौन से आभूषण पहनते हैं? तो पुरुषों की बात करें, पुरुष कपड़े कौन कौन से पहनते हैं? अंगरखी पहनते हैं, धोती, पगड़ी, साफा, पछेवड़ा, ये तो सर्दी में पहनते हैं। ये पछेवड़ा तो सर्दी में पहना जाता है। और कानों में मुर्की पहनते हैं। कानों में क्या पहनते हैं? मुर्की। स्त्रियों की बात करें तो ओढ़नी, घाघरा, कब्जा, कांचली, तो ये कपड़े होते हैं जो स्त्रियों के द्वारा पहने जाते हैं। पैरों में कड़े, कमरबंद, कमर में क्या? कमरबंद, खुंगाड़ी गले में, रकड़ी सिर पर, तो ये स्त्रियों के द्वारा आभूषण और कपड़े पहने जाते हैं। अब हम बात करें ये कौन कौन से धर्म, भगवान, मेले, त्यौहार, इनकी बात करें ये कौन कौन से क्या क्या मानते हैं। इनका आराध्य देव हमारे गौतम ऋषि, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? भूरिया बाबा के नाम से इनको पूजा करते हैं। आराध्य देव कौन है इनका? गौतम ऋषि। आराध्य देवी की बात करते हैं, इनकी देवी है जीण माता। भूरिया बाबा का मेला लगता है हमारे सिरोही के अंदर। सिरोही में हमारे जो गौतम ऋषि है, गौतमेश्वर, जो हमारे जैन गुरु है तो गौतमेश्वर, उन्हें ये भूरिया बाबा के नाम से जानते हैं। फिर बात करें जीण माता का मेला। जीण माता का मेला हमारा रेवासा सीकर में बढ़ता है। क्या? रेवासा सीकर में हमारे जीण माता का मेला बढ़ता है। फिर बात करें मीणाओं का प्रयागराज किसे कहते हैं? हमारे सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर घाट है, जो हमारा त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पे हमारी चंबल नदी, सीप नदी और जो हमारी बनास नदी है, ये तीनों नदी आपस में मिलती है, वहाँ रामेश्वर घाट है। तो वहाँ क्या है? मीणाओं का प्रयागराज माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। फिर नेजा नृत्य की बात करें तो ये खेरवाड़ा और जो डूंगरपुर है, तो खेरवाड़ा और डूंगरपुर के एरिया में क्या है? हमारे होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है। खेरवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर क्या होता है? होली के तीसरे दिन नेजा नृत्य किया जाता है। लोक देवता की बात करें तो इनके लोक देवता बुझ देवता। कौन से लोक देवता? बुझ देवता। अब मीणा के बारे में हमने देख लिया। अब जनजाति आती है हमारे भील जनजाति की बात करें तो जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में दूसरा स्थान है भील होगा। कौन सा स्थान है? दूसरा। निवास की बात करें तो मुख्य रूप से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। कौन कौन सी जगह? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़, इन एरिया में हमारे भील रहते हैं। मीणा नहीं, भील। कर्नल जेम्स टोन ने भीलों को क्या कहा? वनपुत्र की संज्ञा दी गई है। क्या? कर्नल जेम्स टोन ने क्या कहा? भीलों को वनपुत्र की संज्ञा दी है। भारत में निषाद के नाम से ये जाने जाते हैं। भारत में किस नाम से जाने जाते हैं हमारे भील? ये हमारे निषाद के रूप में, ये निषाद के नाम से जाने जाते हैं। भील शब्द किससे मिलकर बना हुआ? बील से। भील शब्द बील से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तीर कमान। ये याद रखना, भील शब्द बील से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील क्या? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। बात करें इस जनजाति का उल्लेख हमारे रामायण, महाभारत, पुराणों में भी हुआ है। जो भील जनजाति है इसका उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? ये इनका उल्लेख हमारे रामायण, महाभारत, पुराणों में भी किया है। इसलिए इसे आदिम मानव समूह माना गया है। इसलिए क्या माना गया? इसे आदिम मानव समूह माना गया।
ये कैसे होते हैं? कद में छोटे, त्वचा का रंग इनका काला, नाक चौड़ी, जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। ये कद में छोटे, त्वचा का रंग काला, नाक चौड़ी और जबड़ा बाहर निकला हुआ होता है। अब बात करें भीलों के सामाजिक जीवन की। भीलों के सामाजिक जीवन कैसा होता है उसकी बात करें तो संयुक्त परिवार की तुलना में इनके एकाकी परिवार ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? संयुक्त परिवारों की तुलना में इनके एकाकी परिवार ज़्यादा होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। भीलों में कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? अटक कहा जाता है। भीलों में क्या होता है? कई पितृवंशीय गोत्र होते हैं जिन्हें अटक कहा जाता है। सबसे अच्छी बात, भीलों में बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं होता, विधवा विवाह का प्रचलन होता है। भीलों में क्या होता है? विधवा विवाह का प्रचलन है, लेकिन बाल विवाह का कोई प्रचलन नहीं है। फिर टापरा या कू की बात करें तो भीलों के घर होते हैं कि भीलों के घरों को टापरा या कू कहते हैं। ढालिया की बात करें तो टापरा के सामने बने हुए जो बरामदे होते हैं इन्हें ढालिया कहते हैं। तो टापरा या कू किसे कहते हैं? भीलों के घर को। और ढालिया किसे कहते हैं? टापरा के बाहर बने हुए जो बरामदे होते हैं उन्हें ढालिया कहते हैं। पालवी या तदवी की बात करें तो गाँव का जो मुखिया होता है उसे पालवी या तदवी कहते हैं। गमेती की बात करें तो सभी गाँवों की पंचायतों का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। जो भीलों के अंदर सभी गाँवों की पंचायतों का मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। पाल की बात करें तो गाँव को पाल कहते हैं। क्या? गाँव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। फला किसे कहते हैं? जो छोटा गाँव होता है उन्हें फला या मोहल्ला कहते हैं। तो बड़ा गाँव होता है उसको तो पाल कहते हैं, और जो हमारे छोटा गाँव होता है उसे मोहल्ला कहेंगे वैसे तो, लेकिन वहाँ क्या कहते हैं? फला। वो कहते हैं ना कि आप कहाँ से आए हो? मैं फला फला मोहल्ले से आया हूँ, फला फला एरिया से आया हूँ। फला मीन्स होता है मोहल्ला। फिर छेड़ा पाड़ना, मतलब इसमें क्या होता है? जो चुनरी होती है, महिला की चुनरी या साड़ी होती है, उसको छोटा सा ऐसा फाड़ दिया जाता है और उसको महिला को हाथ में दे दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? तलाक की श्रेणी में गिनते हैं। जो भीलों के अंदर तलाक का तरीका हमारा छेड़ा फाड़ना। मौताना की बात करें जब दो भीलों के बीच में या किसी के बीच में क्या लड़ाई हो जाती है और इसमें किसी एक भील की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के बदले में जो मूल्य दिया जाता है या राशि दी जाती है उसे मौताना कहते हैं या फिर रक्त मूल्य कहते हैं। जो पंचायत होती है वह तय करती है कि रक्त मूल्य कितना होना चाहिए, और ये पंचायत की सामने जो शव होता है उसको रखते हैं, और जब तक मौताना तय नहीं कर दिया जाता है तब तक उस शव को उठाते नहीं है। ये भी इनकी समस्या है कि उस शव को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक उनको मौताना मिल नहीं जाता। फिर हाथी बेंडो विवाह की बात करते हैं तो पेड़ पौधों को साक्ष्य मानकर जो विवाह किया जाता है उसे हाथी बेंडो विवाह कहते हैं। इनमें क्या एक विवाह का एक प्रचलन है हाथी बेंडो विवाह। इसमें क्या है? वो पेड़ पौधों को साक्ष्य मानकर विवाह करते हैं। फिर रहता पाखरिया भील। वह भील जिसने सैनिक के जो घोड़े होते हैं उसको मार दिया होता है उसे पाखरिया भील कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये वीरता का चिन्ह माना जाता है। अब तो नहीं माना जाता, लेकिन पहले क्या है, इसमें वीरता का तरीका, ये वीरता का एक चिन्ह माना जाता था। जो सैनिक होते थे उनके घोड़ों को मार दिया जाता था। जो फिर धापा की बात करते हैं, जिन पुरुषों की शादी नहीं होती वो क्या, जो लड़की होती है उस पक्ष को पैसा देकर लड़की लेके आते हैं, तो एक तरह से वधू मूल्य होता है वो, तो धापा कहलाता है। जिसमें शादी नहीं होती पुरुष की वो। फिर इनमें विवाह के कई प्रचलन हैं, जैसे हमारे कौन कौन से सेवा विवाह, अपहरण विवाह, नात्रा विवाह, देवर विवाह, घर जमाई विवाह, इस तरह के बहुत सारे विवाह होते हैं जो भील जनजाति के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। फिर बात करें फायरे, तो भील जनजाति के द्वारा शत्रु से निपटने के लिए, भील जनजाति के द्वारा शत्रु से निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष ही क्या कहलाता? फायरे कहलाता है। कि भील जनजाति के द्वारा शत्रु से निपटने के लिए सामूहिक रूप से किया जाने वाला रणघोष क्या कहलाता? फायरे। अब बात करें इनकी भाषा की, कौन सी भाषा बोलते हैं? ये बागड़ी या भीली भाषा बोलते हैं। ठीक है, बागड़ी या भीली भाषा बोलते हैं। गोत्र की बात करें तो कटारा, ताबियाड़, रौत, पारगी, इस तरह के गोत्र इनके हुआ करते हैं। या कटारा, ताबियाड़, रौत, पारगी, इस तरह के गोत्र इनके हुआ करते हैं। फिर आजीविका की बात करें तो वनोत्पाद, कृषि, शिकार, ये इनके मुख्य आजीविका के स्रोत होते हैं। वनोत्पाद होते हैं, कृषि, शिकार, ये क्या होते हैं? इनके मुख्य आजीविका के स्रोत होते हैं। पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली जो इनकी खेती होती है, जो पहाड़ी होती है, पहाड़ी के ढालों पर जो खेती करते हैं उसको तो चिमाता कहते हैं, और मैदानी भागों में जो खेती करते हैं उसे दजिया कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे ये एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, तो पहाड़ी में यहाँ इस वाले एरिया में यदि कोई खेती करेगा, क्या इस वाले एरिया में यदि कोई खेती करेगा तो उसे तो चिमाता कहते हैं, और इस वाले एरिया में यदि कोई खेती करता है, ये इस वाले एरिया में, तो इसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। जो समतल वाला एरिया होता है जो वहाँ तो दजिया कहेंगे, और जो हमारे ढलानों पर खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं? चिमाता कहेंगे। फिर बात करें हमारे तीर, कमान, गोफ, इनसे पशु पक्षियों का शिकार किया जाता है। गोफ एक तरह का वो यंत्र होता है जिसको फेंक के मारा जाता है।
तो तीर कमान या गोफ से क्या किया जाता है, हमारे पशु पक्षियों का शिकार किया जाता है। फिर वनोत्पाद की बात करें तो कंदमूल, फल, गोंद, बेर, महुआ, सीताफल, लकड़ी, शहद, इनसे क्या है ये वनोत्पाद होते हैं। ये ट्राइफेड एक संस्था है जो हमारे वनोत्पादों को ग्रहण करती है इन भील जनजाति से और इनको एक मूल्य देती है, जिससे इनका आजीविका चलती रहती है। जिससे क्या चलती है, इनकी आजीविका चलती रहती है। अब वेशभूषा और आभूषणों की बात करें, ये कौन कौन सी वेशभूषा आभूषण पहनते हैं, तो पुरुषों के द्वारा फेंटा पहना जाता है। ये लाल, पीला या केसरिया साफा हो सकता है। फेंटा की बात करें तो लाल, पीला और केसरिया साफा हो सकता है। पोत्या किसे कहते हैं, सफ़ेद साफे को। पोत्या किसे कहते हैं, सफ़ेद साफे को। खोएतु किसे कहते हैं, कमर का जो इनका वस्त्र होता है उसे खोएतु कहते हैं। ढेपाड़ा की बात करें तो कमर से घुटनों तक की जो तंग धोती होती है, क्या होता है, कमर से घुटनों तक की जो तंग धोती होती है उसे ढेपाड़ा कहते हैं। अंगरखी की बात करें जो बदन का वस्त्र होता है इनके, उसे अंगरखी कहते हैं। क्या अंगरखी किसे कहते हैं, इनका जो बदन का वस्त्र होता है उसे अंगरखी। और फालू किसे कहेंगे, ये अंगोछा होता है। फालू के क्या है, एक तरह का अंगोछा है। अब बात करें स्त्रियों की, ये तो हमने पुरुषों को देखा, पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियाँ कछावू, कि स्त्रियाँ कछावू पहनती है, मतलब घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा होता है उसे कछावू कहते हैं। घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा होता है उसे कछावू कहते हैं। सिंदूरी की बात करें तो लाल रंग की जो साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहते हैं, कि लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहते हैं। अंगूठी, अंगूठी की बात करें तो चौली, जो चौली होती है वो अंगूठी होती है। पिरिया क्या होती है, दुल्हन को पीले रंग का लहंगा पहनाया जाता है। क्या जो दुल्हन होती है तो दुल्हन को पीले रंग का लहंगा पहनाया जाता है, उसे पिरिया कहते हैं। फिर परिजनी की बात करें तो पैरों की जो मोटी चूड़ियाँ होती है, पैरों में के अंदर जो मोटी मोटी चूड़ियाँ पहनी जाती है उसे परिजनी कहते हैं। ओढ़नियाँ, ओढ़नियाँ की बात करें तो ताराभात की ओढ़नी होती है उसे ओढ़नियाँ कहते हैं। आभूषणों की बात करें तो कौन कौन से आभूषण पहनते हैं, तो हंसली गले में पहनते हैं। हंसली तो क्या गले में पहनी जाती है। नथ नाक में, बालियाँ कान में, पैजनियाँ पैर में और बोर सिर पे पहना जाता है। जो बोर से हमारा क्या बनता है, बोरला। तो बोर कहाँ पहना जाता है, हमारे सिर पर पहना जाता है बोर। तो ये हमारे कुछ आभूषण हैं जो भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। अब बात करेंगे हम भील जनजाति के अंदर कौन कौन से खान पान खाए जाते हैं। भील जनजातियों की कौन कौन से खान पान है उनकी बात करें तो मक्के की रोटी, प्याज, महुआ की शराब, ताड़ का रस। क्या कौन कौन सी खान पान में क्या क्या आता है इनके, मक्के की रोटी, प्याज, महुआ की शराब, ताड़ का रस। तो इस तरह का इनका खान पान है। बात करें हमारे नृत्य की, तो नृत्य कौन कौन सा है इनका, तो गैर, गौरी, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य। तो बहुत सारे नृत्य जो भीलों के द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन से, गैर, गौरी, द्विचक्री, युद्ध नृत्य, नेजा नृत्य। तो बहुत सारे नृत्य जो इनके द्वारा किए जाते हैं। फिर हाथी मना की बात करें तो विवाह पर भील पुरुषों के द्वारा घुटनों पर बैठ कर, या विवाह पर भील पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल बैठकर तलवार घुमाते हुए किया जाने वाला नृत्य होता है हमारा कौन सा, हाथी मना नृत्य। तो हमारे भीलों के द्वारा किया जाता है कौन सा, हाथी मना नृत्य, जो घुटनों पर बैठकर किया जाता है। फिर भीलों की बात करें, भीलों के धर्म मेले और त्योहारों की बात करें, ये कौन कौन से हैं। इनके धर्म मेले और त्योहारों की बात करें तो टोटम की बात करें तो भीलों के कुल देवता को हम टोटम कहते हैं। भीलों के जो कुल देवता होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टोटम कहते हैं। पेड़ पौधों को टोटम के रूप में पूजा की जाती है। भीलों के द्वारा क्या पेड़ पौधों की टोटम के रूप में पूजा की जाती है। भील लोग क्या, केसरिया नाथ जी, जिन्हें क्या कहते हैं, काला बाबू जी कहते हैं। भील लोग के द्वारा क्या है, केसरिया नाथ जी, जिसे काला बाबू जी भी कहते हैं, या फिर ऋषभ देव जी। इनको चढ़ाए गए जो केसर है उसका पानी पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। इनके लिए कही जाती है क्या बात, कि भीलों के लोग के द्वारा केसरिया नाथ जी, जिन्हें वो काला बाबू जी भी कहते हैं, या फिर जो हमारे ऋषभ देव जी है, उन पर जो केसर चढ़ाई जाती है उसका पानी पिलाकर यदि किसी भी भील व्यक्ति से कुछ पूछा जाए तो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो भराड़ी आती है, भराड़ी का मतलब होता है विवाह की देवी। जो भीलों के अंदर विवाह की देवी को हम क्या बोलते हैं, भराड़ी। ये क्या करती है, वर की ससुराल में भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। वर की बात होती है, वर शादी करने जाता है, जो महिला होती है, लड़की होती है, उसके घर जाके उसे भराड़ी का चित्र बनाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भराड़ी क्या है, विवाह की देवी होती है। फिर भीलों में क्या, उंदरिया पंथ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। भीलों में क्या, उंदरिया पंथ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। भोपे भी होते हैं भीलों के अंदर, भोपे होते हैं। भोपा किसे कहते हैं, हमारे झाड़ फूंक वाला देव व्यक्ति होता है, जो झाड़ फूंक करता है उसे भोपा कहते हैं। ये वो भोपा जी नहीं है जो हमारे आश्रम सीरीज के अंदर जो भोपा जी है, वो वाला भोपा नहीं है। ये भोपा अलग है, झाड़ फूंक करने का कार्य करता है। वैसे वो भी झाड़ फूंक करने का कार्य ही करता है।
फिर भगत पंथ की बात करें तो भगत क्या है, धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला जो व्यक्ति होता है उसे भगत कहते हैं। जो धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को भगत कहते हैं। घोटी अम्बा की बात करें तो बांसवाड़ा में लगता है, घोटी अम्बा का मेला बांसवाड़ा में लगता है। बेणेश्वर मेले की बात करें तो डूंगरपुर में माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर, क्या माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आदिवासियों के जब कुंभ होता है, आदिवासियों का कुंभ के रूप में इसको मान्यता मिली हुई है। और माघ पूर्णिमा के दिन, तो देखिए बेणेश्वर मेले की बात कब होता है, माघ पूर्णिमा के दिन होता है। इसी क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। कहाँ होता है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में भी कहाँ पे, जहाँ पे सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम होता है, उस जगह पे हमारे बेणेश्वर मेला लगता है और इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ। बात करें स्थानीय लोक देवताओं की पूजा, लोक देवताओं की पूजा की बात करें तो धराल, बिरसा मुंडा, काला गोरा जी, गोविंद गुरु, लसोड़िया जी महाराज, इन सब की पूजा की जाती है। कौन कौन से, धराल, बिरसा मुंडा, काला गोरा जी, गोविंद गुरु, लसोड़िया महाराज, इन सब की पूजा की जाती है स्थानीय लोक देवी देवताओं के रूप में। फिर गोविंद गुरु ने भीलों में भगत पंथ प्रारंभ किया था। क्या गोविंद गुरु ने क्या किया था, भीलों में भगत पंथ प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध लेखक रो ने, उनकी एक पुस्तक थी वाइल्ड ट्राइब्स इन इंडिया, इसमें भीलों का मूल स्थान क्या बताया गया, मारवाड़ को। भीलों का मूल स्थान क्या बताया उस किताब में, हमारे मारवाड़ को भीलों का मूल स्थान बताया गया। तो रोने की पुस्तक है हमारी वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तीसरी जनजाति आती है हमारी गरासिया जनजाति। तीसरी जनजाति कौन सी आती है, गरासिया जनजाति। तो मीणा और भील के बाद में, मीणा और भील के बाद में राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति आती है हमारी गरासिया जनजाति। ये क्या होते हैं, हमारे सिरोही के जो आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील है, ये सिरोही के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसील, पाली की बाली, उदयपुर जिले की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील, इन जनजातियों का बाहुल्य इन क्षेत्रों में। तो कौन कौन से एरिया हो गए, सिरोही की तो आबू रोड है, पिंडवाड़ा तहसील है, पाली जिले की बाली, उदयपुर जिले की गोगुंदा और कोटड़ा तहसील। तो उदयपुर की कौन कौन सी, गोगुंदा और कोटड़ा तहसील, इन एरियो में गरासिया काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने गरासियों की उत्पत्ति गवास शब्द से मानी है। ये क्या मानते हैं कर्नल जेम्स टोड कि गरासियों की उत्पत्ति किससे हुई, गवास शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, सेवक या सर्वेंट। जिसका अर्थ क्या होता है, सेवक या सर्वेंट होता है हमारे गरासियों का। बात करें, ये मूलतः क्या बड़ौदा गुजरात के निकट, क्या बड़ौदा गुजरात के पास में चैनपारीन क्षेत्र में आके, मेवाड़ में आके बसे थे। कि जो गुजरात है, बड़ौदा गुजरात, उसके निकट से क्या चैनपारी क्षेत्र था वहाँ गुजरात में, वहाँ से आए और मेवाड़ में आके बस गए। आबू रोड का जो भाकर क्षेत्र है, आबू रोड का भाकर क्षेत्र गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। आबू रोड का जो भाकर क्षेत्र है, यह क्षेत्र क्या गरासियों का मूल प्रदेश माना जाता है। गरासिया जनजाति स्वयं को चौहान राजपूतों की वंशज मानती है। जो गरासिया जनजाति है ये क्या मानती है, खुद को चौहान राजपूतों की वंशज मानती है। अब इनका सामाजिक जीवन की बात करें तो घेर किसे कहते हैं, इनके जो घर होता है उसको घेर कहते हैं। फालिया की बात करें तो गांव की सबसे छोटी इकाई होती है, इसे फालिया कहते हैं। सहलोत या पालवी की बात करें तो इनकी पंचायतें होती हैं, इनके मुखिया को सहलोत या पालवी कहते हैं। बात करें प्राय गांव के प्राय पहाड़ी होती है, इनके ढलानों पर होते हैं। इनके गांव की बात करें तो पहाड़ियों के ढलानों पर इनके गांव होते हैं। एक गांव में प्राय एक ही गोत्र के परिवार निवास करते हैं। एक गांव की बात करते हैं, एक गांव में प्राय क्या होता है, एक ही गोत्र के परिवार निवास करता है। नक्की झील को ये पवित्र स्थान मानते हैं। ये क्या मानते हैं, नक्की झील को पवित्र स्थान मानते हैं और यहाँ क्या करते हैं, वो बस्तियों को विसर्जन करते हैं। गरासिया समाज मुख्यतः एकाकी परिवार में विभक्त होता है। गरासिया समाज की बात करें तो गरासिया समाज मुख्यतः क्या होता है, एकाकी परिवार में विभक्त होता है। एक एक परिवार कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पुत्र विवाह के पश्चात माता पिता से अलग रहता है, माता पिता के साथ नहीं रहता है। पुत्र क्या होता है, विवाह के पश्चात माता पिता से अलग रहता है, माता पिता के साथ नहीं रहता है। गरासियों की भाषा की बात करें तो गुजराती, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण होती है। जो हमारी गरासिया की जो भाषा होती है, गुजराती, मारवाड़ी और मेवाड़ी तीनों का मिश्रण मानी जाती है। बात करें, दो शब्द आते हैं, भील गरासिया और गमेती गरासिया। भील गरासिया कैसे कहते हैं, यदि कोई गरासिया पुरुष भील स्त्री से विवाह कर लेता है। क्या होता है, यदि कोई गरासिया पुरुष क्या करता है, भील स्त्री से विवाह कर लेता है तो इसे भील गरासिया कहते हैं। और गमेती गरासिया कैसे कहेंगे, यदि कोई भील पुरुष गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है। क्या कोई भील पुरुष क्या करता है, गरासिया स्त्री से विवाह कर लेता है तो इसे गमेती गरासिया कहते हैं। अब गरासिया समुदाय की बात करें, गरासिया समाज की बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ होता है। गरासिया समाज क्या 3 वर्गों में बटा हुआ होता है। एक होते मोटी नियात, एक होते नैन की नियात और एक होते निचली नियात।
तो 3 भाग कौन कौन से? एक तो मोटी नियत, नैन की नियत और निचली नियत। मोटी नियत की बात करते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, इस स्वयं को बाब और हैया कहते हैं। ये क्या कहते हैं? स्वयं को बाब और हैया कहते हैं। मोटी नियत में क्या होता है? उच्च वर्ग के लोग शामिल होते हैं जो स्वयं को बाब और हैया कहते हैं। फिर होता है नैन की नियत। क्या आता है? नैन की नियत। नैन की नियत की बात करें तो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और इन्हें मडेरिया कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मडेरिया कहते हैं। तीसरी होती है हमारी निचली नियत। तो निचली श्रेणी के जो गरासिया होते हैं उनको निचली नियत कहते हैं। आगे आता है हमारे जो गरासिया होते हैं, गरासियों में प्रेम विवाह का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन है। गरासिया जनजाति है, गरासिया जनजाति में क्या प्रेम विवाह का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। हमारे गरासिया जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। अब हम बात करेंगे गरासिया के विवाह के कुछ प्रकार। गरासिया जनजाति में विवाह किन किन प्रकार से किया जाता है? एक विवाह के प्रकार के अनुसार देखें तो पहरावना विवाह। क्या? पहरावना विवाह। इसमें क्या होता है? नाम मात्र के फेरे किए जाते हैं। इसमें क्या होता है? नाम मात्र के फेरे किए जाते हैं। यही होता है हमारा ताड़ना विवाह। इसमें वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। इसमें क्या होता है? वर पक्ष कन्या पक्ष को कन्या का मूल्य चुकाता है। फिर होता है हमारा मोरबंदिया विवाह। क्या होता है? मोरबंदिया विवाह में वधू को मोड़ बांधकर फेरे होते ही ब्रह्म विवाह के समान माना जाता है। क्या माना जाता है? जो ब्रह्म विवाह के समान माना जाता है। अब बात करते हैं जो हमारी गरासिया जनजाति है। गरासिया जनजाति में अन्य प्रकार के कौन कौन से विवाह होते हैं? एक विवाह प्रकार हमारे सेवा विवाह। सेवा विवाह में वर क्या करता है? जो वधु पक्ष होती है, ये लड़की पक्ष होता है, उनके घर जाके घर जमाई बन के रहता है। फिर जब लड़की को या उनके परिवार वालों को विश्वास हो जाता है कि लड़का अच्छा है, तभी शादी की जाती है। इसे सेवा विवाह कहते हैं। लड़के को लड़की के माता पिता की सेवा करनी पड़ती है इसमें। फिर आता खेवना, जिसमें विवाहित स्त्री के द्वारा प्रेमी के साथ भागकर विवाह किया जाता है। तो खेवना में क्या होता है? कोई भी विवाहित स्त्री होती है जो अपने प्रेमी के साथ भागकर विवाह कर लेती है। मेलबो विवाह की बात करें तो विवाह खर्च बचाने के लिए कि लड़की के घर वाले क्या है? लड़की को वर के घर पे छोड़ आते हैं। क्या? वर के घर पे छोड़ आते हैं बिना शादी के। तो इसे क्या कहते हैं? मेलबो विवाह कहते हैं। तो वधू को वर के घर छोड़ाया जाता है, इसे कहते हैं मेलबो विवाह। फिर कांधिया या कौंधिया की बात करें तो ये एक तरह का मृत्यु भोज होता है। ये क्या होता है? एक तरह का मृत्यु भोज होता है। फिर आता है घेंटी की बात करते हैं घरों में प्रयुक्त जो हाथ चक्की होती है, जो हाथ से चलाने वाली चक्की होती है, आटा पीसने वाली, उसे क्या कहते हैं? घेंटी कहते हैं। हुर्रे की बात करें तो हुर्रे क्या होते हैं? मृतक होते हैं जो हमारे गरासिया जनजाति में जो मर जाते हैं तो मृतक होते हैं, उनकी याद में बनाए जाने वाले स्मारक, जो उनकी जो अस्थियाँ होती हैं उनके ऊपर स्मारक बनाया जाता है, उसे कहते हैं हुर्रे कहते हैं। फिर आटा साटा, जिसे विनिमय विवाह भी कहते हैं। आटा साटा विनिमय विवाह की बात करें तो लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लाना। लड़की के बदले क्या? उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लाना हमारा आटा साटा या विनिमय विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिमय विवाह कहलाता है। लड़की के बदले उसी घर की लड़की को बहू के रूप में लाना। फिर आना करना या चुनरी ओढ़ाना या नात्रा करना, ये भी एक विवाह की बात करें तो विधवा विवाह का तरीका हमारे विज्ञानीय विवाह है। विधवा विवाह का तरीका कौन कौन सा? आना करना, चुनरी ओढ़ाना या नात्रा करना हमारे विधवा विवाह का एक तरीका है। फिर अनाला भोर या भू प्रथा या अनाला भोर भू प्रथा की बात करें तो हमारे जो नवजात शिशु होते हैं इनके नाल काटने की जो प्रथा होती है, कि नवजात शिशु की नाल काटने की प्रथा को अनाला भोर भू प्रथा कहते हैं। सोहरी की बात करें तो अनाज भंडारण की जो कोठियाँ होती हैं उन्हें सोहरी कहा जाता है। क्या? अनाज भंडारण की जो कोठियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। फिर हेलरू की बात करें तो गरासिया समाज की जो एक सहकारी संस्था होती है क्या? गरासिया समाज की एक सहकारी संस्था होती है हमारी हेलरू। गरासिया समाज की सहकारी संस्था होती है हमारी हेलरू, तो ये याद रखेंगे। फिर आर्थिक जीवन की बात करें गरासिया समाज में, गरासिया जनजाति में क्या आर्थिक जीवन कैसा होता है? आर्थिक जीवन की बात करें तो इनका मुख्य कार्य होता है हमारा कृषि और पशुपालन। इनका मुख्य कार्य क्या? कृषि और पशुपालन है। इनके अलावा वनोत्पाद या मजदूरी का कार्य करते हैं। ये क्या? वनोत्पाद और मजदूरी का कार्य करते हैं। हरी भावरी की बात करें तो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं। तो सामूहिक रूप से कृषि करते हैं तो ये कृषि का एक प्रकार होता है हमारे हरी भावरी। अब क्या? कस्बों शहरों के अंदर जाके जो हमारे गरासिया जनजाति के लोग होते हैं ये मजदूरी करने लग गए हैं। गरासिया जनजाति के लोग क्या है? अब शहरों और कस्बों में जाके मजदूरी करने लग गए। अब वेशभूषा और आभूषण की बात करें, क्या वेशभूषा और आभूषण की बात करें तो पुरुष कौन कौन से वेशभूषा और आभूषण पहनते हैं? हमारे धोती, झुलकी, पुठियू।
झुलकी या पुठियो जो कमीज होती है, ग्रासीय जनजाति की झुलकी या पुठियो कमीज होती है। साफा या फेंटा की बात करें, साफा या फेंटा की बात करें, वो पहनते हैं। हाथों में कडले और भाटली, हाथों में कडले और भाटली पहनी जाती है। पत्रला जो गले में पहना जाता है, हंसली गले में, झेले कान में, मुर्की और लूंग, लूंग कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। तो पत्रला गले में, हंसली गले में, झेले कान में, मुर्की लूंग कान में, ये पहनी जाती है। स्त्री के द्वारा कौन कौन से आभूषण या वस्त्र पहने जाते हैं उनकी बात करें तो स्त्री क्या क्या पहनती है हमारे? लाल रंग का घाघरा, झुलकी, ओढ़नी और कांचली। लाल रंग का घाघरा, झुलकी, ओढ़नी, कांचली पहनी जाती है। लाख और हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनी जाती है। क्या लाख और हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनी जाती है। सिर पे बोर, डोर, टोटी कान में पहनी जाती है, टोटी कान में पहनी जाती है। बारली कान में, बारली गले में, दामनी बाल, कोंटा नाक में, गुजरी कान हाथ में, कड़ूले पैर में। तो ये कुछ आभूषण है जो पहने जाते हैं। इन्हें वस्त्रों पर कशीदाकारी और श्रृंगार करना पसंद है। इन्हें क्या वस्त्रों पर कशीदाकारी या श्रृंगार करना पसंद है। स्त्रियों की बात करें तो इन्हें क्या वस्त्रों पर कशीदाकारी या श्रृंगार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब नृत्य की बात करें, कौन कौन से नृत्य करते हैं तो वालर, कूद, कुंद, घूमर, मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया नृत्य। तो ये बहुत सारे नृत्य होते हैं जो हमारे क्या है ग्रासीय जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? वालर, लूर, कुंद, घूमर, मांदल, गौर, ज्वारा, मोरिया नृत्य। ये नृत्य हमारे किसके द्वारा किए जाते हैं? जो ग्रासीय जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। फिर धर्म, मेले, त्योहारों की बात करें तो ग्रासीय लोग शिव, भैरव और दुर्गा के उपासक होते हैं। किसके? शिव, भैरव, दुर्गा के उपासक होते हैं। होली और गणगौर इनके मुख्य त्यौहार होते हैं। क्या होते हैं? होली और गणगौर क्या होते हैं? इनके मुख्य त्यौहार होते हैं। अब ग्रासियों का सबसे बड़ा मेले की बात करें तो मनखारो मेला होता है। ये ग्रासियों का सबसे बड़ा मेला है। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में पड़ता है। कोटेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? अंबाजी गुजरात में। इनका एक मेला आता है हमारा चित्र विचित्र मेला, ये हमारा दिलवाड़ा सिरोही में पड़ता है। कहाँ? दिलवाड़ा सिरोही में। गणगौर मेला सियावा सिरोही में। यहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा ग्रासीय जनजाति के बीच में प्रेम विवाह होता है। ग्रासीय जनजाति के लोगों के बीच में क्या सबसे ज़्यादा प्रेम विवाह कहाँ होते हैं? हमारे सियावा सिरोही के अंदर। अन्य मेलों की बात करें तो भाखर बाबूजी का मेला, नेवटी मेला, ऋषिकेश मेला, देवला मेला। तो ऐसे करके बहुत सारे मेले ग्रासीय जनजाति से संबंधित हैं। मोर को ये आदर्श मानते हैं, मोर को आदर्श मानते हैं। सफ़ेद रंग के पशुओं को पवित्र मानते हैं। क्या? मोर को बहुत ज़्यादा आदर्श मानते हैं, साथ साथ सफ़ेद रंग के पशुओं को पवित्र मानते हैं ग्रासीय जनजाति। अब हम बात करें कि जनजातियों पर, जितनी भी जनजातियाँ उन पर आधुनिकता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो जनजातियों पर आधुनिकता के प्रभाव की बात करें, अंधाधुंध जो हमारे वनों की कटाई हो रही है, अंधाधुंध जो वनों की कटाई हो रही है, इस कटाई से वन क्षेत्रों में कमी आई है। इन कटाई से क्या हुआ है? वन क्षेत्रों में कमी आई है, जिसका क्या इनके जीवन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। जिससे क्या हुआ? इनके जीवन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है। जनजातियों पर क्या प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा है? जो हमारे वनोपज है और वन्य जीव है, इनकी कमी आई है। फिर भूरक्षण के कारण घटती कृषि उत्पादकता, या भूक्षरण के कारण कृषि उत्पादकता घटती जा रही है। सीमित जीवन निर्वाह के कारण, क्या सीमित जीवन निर्वाह के कारण कस्बों और शहरों में मजदूरी तथा वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा इनका आर्थिक शोषण हुआ है। क्या सीमित जीवन निर्वाह के कारण कस्बों और शहरों में मजदूरी, साथ ही साथ वहाँ पे उनका आर्थिक शोषण भी हुआ है। फिर शारीरिक संपर्क से खान पान, पहनावे और आवास में भारी बदलाव आया। क्या हुआ है? शहरी संपर्क की वजह से क्या है? खान पान, पहनावे और आवास में भारी बदलाव आया है। शिक्षा के प्रसार के कारण सरकारी सेवाओं में भी आ रहे हैं। क्या शिक्षा का प्रसार इन जनजातियों में हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? ये सरकारी सेवाओं में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब बात करें सरकार के द्वारा जनजातियों के कल्याण में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास हैं उनकी बात करें तो पहला आता है संवैधानिक प्रयास। क्या? संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो हमारे 15(4) में तो भेदभाव की रोक लगाई गई है, साथ ही साथ 16(4) में हमारे जो नौकरियां होती है सरकारी नियोजन, उनके अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि जनजातियों के साथ किसी भी तरह छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 की बात करें तो शिक्षण संस्थाओं से संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। क्या? जो शिक्षण संस्थाएं होती है उनसे संबंधित स्वतंत्रता अनुच्छेद 30 में दी गई। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। क्या? भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है।
11वीं 12वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज नगरीय निकायों के चुनाव में सीटों का आरक्षण दिया गया है। क्या जनजाति को हमारी 11वीं और 12वीं अनुसूची में पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव में सीटों का आरक्षण दिया गया है। तो अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभा में 330 और 332 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 335 के अंदर सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 335 में सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ जो हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन भी किया गया है। क्या अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन भी किया गया है। अब कुछ कानूनी प्रावधानों की बात करें जो इनके लिए किए गए। एक तो हमारे पंचायत मतलब अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार जो पैसा अधिनियम है 1996, तो भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में पैसा अधिनियम आया था। फिर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक जो वन निवासी है वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम 2006, उनके जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनके जो वन अधिकार थे उनको मान्यता दी गई थी। 2006 का जो अधिनियम था इसके जरिए। फिर कुछ योजनाओं की बात करते हैं जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं जो हमारे जनजातीय लोगों के लिए बनाई गई है। वो कौन कौन सी योजनाएं हमारी। एक तो प्रधानमंत्री वंदन योजना। क्या प्रधानमंत्री वंदन योजना। एक आती है ट्राइफेड योजना। ट्राइफेड योजना में एक ट्राइफेड नाम की संस्था क्या करती है, जनजातियों के द्वारा बनाए गए जो वनोन्मूल उत्पाद है, वनों से बनाए गए उत्पाद है, उनको सही दाम में बेचने का कार्य करती है। फिर आती है स्टैंड अप इंडिया योजना, वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। क्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इस तरह केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके जरिए क्या जो हमारे जनजातीय है लोग हैं इनको काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा है। राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं जनजातीय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। एक आता है माडा और टाडा, ये योजना भी हमारे जनजातियों के लिए है। अनुपूर्ति योजना, एकलव्य स्कूल योजना, रुख भायला योजना। रुख भायला मतलब जो वृक्ष मित्र योजना है उसी का दूसरा नाम हमारे रुख भायला योजना है। खेल छात्रावास हमारे जो डूंगरपुर है तो डूंगरपुर में खेल छात्रावास का विकास किया जा रहा है। आवासीय विद्यालय योजना, शहरी विकास कार्यक्रम, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। तो ये भी हमारे जो भील जनजाति है ये जनजातीय समुदाय है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। फिर वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना। क्या वनवासी आदिवासी सशक्तिकरण योजना 2006 चल रही है। और भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जनजातियों को विकास करने के। और वो कौन कौन से हैं। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ये भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ मतलब ट्राइफेड की स्थापना की गई 1987 में। 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई। समय समय पर क्या है जनजातियों की स्थिति की जांच करने के लिए समय समय पर जनजातियों की स्थिति की जांच करने के लिए बहुत सारे आयोगों का गठन भी किया गया है। क्या बहुत सारे आयोगों का गठन किया गया है जैसे हमारे भूरिया आयोग 2002 में, देवर आयोग हमारे 1960 में, एल्विन आयोग 1959 में, वर्जीनियस शासा समिति हमारे 2013 में, बंदोपाध्याय समिति 2006 में। तो इस तरह बहुत सारी समितियों का गठन किया गया है जो हमारे जनजातीय लोग हैं तो जनजातियों की वास्तविक स्थिति तो वर्तमान स्थिति का आकलन कर रही है। फिर आता हमारे पीवीटीजी समूह। पीवीटीजी समूह की बात करें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह उन्हें पीवीटीजी समूह कहते हैं। तो 1973 में देवर आयोग ने जो आदिम जनजातीय समूह है, ये भादिम नहीं आदिम है, आदिम जनजातीय समूह जिन्हें पीवीटीजी कहते हैं, इनको एक अलग श्रेणी में बनाया। क्या इनको एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया। यह जनजातीय समूह में क्या है सबसे कम विकसित होते हैं। ये क्या जनजातीय समूह में भी क्या सबसे कम विकसित समूह होते हैं। ये अभी भी क्या शिकार पर निर्भर करते हैं, जन जीवन के लिए क्या शिकार पर निर्भर करते हैं। कृषि करने की तकनीक भी इनके अंदर होती है लेकिन वो काफ़ी पुरानी है। कृषि करने की तकनीक क्या होती है इनके अंदर काफ़ी पुरानी है। घटती और स्थिर आबादी, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा का निम्न स्तर, तकनीकी के पूर्व का कृषि स्तर मतलब जो कृषि भी कैसे करते हैं जैसे तकनीकी से भी पहले की जो कृषि होती थी उस तरह की कृषि करते हैं, इनके खास खास लक्षण होते हैं पीवीटीजी समूह के। भारत की बात करें तो भारत में 1970 में पीवीटीजी के विकास की योजना प्रारंभ की गई थी। भारत में क्या 1970 में पीवीटीजी के विकास की योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें 75 पीवीटीजी समूह शामिल थे। राजस्थान में केवल सहरिया जनजाति जो हमारे 12 की जो जिले के अंदर रहती है सहरिया जनजाति उसी को शामिल किया गया देश की 75 पीवीटीजी जनजातियों में। भारत की बात करें तो भारत में पीवीटीजी की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है।
मतलब पूरी की पूरी जनजातियों का 8.6% राजस्थान के अंदर रहता है। नहीं, पूरी जनजाति जितनी भी है उनका 8.6% क्या पीवीटीजी समूह के अंदर गिनती आता है। और सबसे ज़्यादा पीवीटीजी जनजातियाँ कहाँ रहती है? हमारी उड़ीसा के अंदर रहती है। तो इस तरह हमने जो तीसरा पार्ट था हमारे समाजशास्त्र का और लास्ट पार्ट था, इसको हमने देख लिया है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।